ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज जो है वो हमने दो आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ना है जो कि जिनको आप लैम्डा और कापा उनका नाम है। एंड देन देयर इज आल्सो अ थर्ड आर्किटेक्चर जो कि जीटा के नाम से मशहूर है। तो उसको हमने देखना है कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस तरीके से वो यानी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अभी तक जो हम करते आए हैं कोर्स में वो प्राइमरीली इस तरह है कि वी हैव डन द इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ठीक है, हाइव और एच बेस और स्पार्क। स्पार्क की लैब भी मैं थोड़ी सी आपको अभी बता देता हूँ, सही तरह अभी डेवलप नहीं की है, लेकिन बहरहाल वो डॉकर किस तरह चलाते हैं और कंपोज फाइल थोड़ी सी मॉडिफाई करनी थी, वो मॉडिफाई कर दी है। और स्पार्क शेल आपको किस तरह एक्सेस होगा आगे, जब शेल एक्सेस हो गया तो फिर आप आगे यू कैन टेक इट अप फ्रॉम देयर। इसमें सारी जो कहानी है वो ये है कि डेटा आपका बेसिकली एक्सटर्नल सोर्सेज में पड़ा होता है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा ला के यू हैव टू ब्रिंग इन विद इन दी कंटेनर। और कंटेनर में अगर हडूप चल रहा है तो हडूप HDFS पर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जैसे स्पार्क चल रहा है तो स्पार्क का अपना फोल्डर है, तो स्पार्क के अपने फोल्डर के अंदर भी आप डाल सकते हैं, तो वो फिर आप उसकी शेल से आप उसको एक्सेस कर सकेंगे। एक तो ये काम होता है बेसिकली, चाहे एच बेस हो, चाहे हाइव हो, चाहे स्पार्क हो, ठीक है। या इवन फॉर दैट मैटर अगर आप कोई SQL सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, अपाची ड्रिल वगैरह, या मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं, तो पहली चीज जो आपने फिगर आउट करनी है वो ये फिगर आउट करनी है कि डेटा को मैंने इंपोर्ट करके कहाँ पर डालना है, ठीक है ना। कि कंटेनर के अंदर बेसिकली एवरी कंटेनर इज सिमुलेटिंग द लिनक्स एनवायरनमेंट, ठीक है, वो लिनक्स एनवायरनमेंट सिमुलेट करता है। तो लिनक्स के अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं, उसके कौन से फोल्डर के अंदर आपने करना है। आमतौर पे ये होगा जैसे स्पार्क है ना, तो स्पार्क में देयर इज अ स्पार्क फोल्डर। अब स्पार्क के में दो चीजें होती हैं, स्पार्क मास्टर और स्पार्क वर्कर। तो स्पार्क मास्टर की अगर आप कंटेनर के अंदर अगर आप बैश करेंगे तो उसके अंदर जो है ना आपको यू आर गोइंग टू गेट अ स्पार्क फोल्डर, ठीक है। तो स्पार्क फोल्डर में अगर आप डेटा डालेंगे तो उसके अंदर जो है ना आपको, अब जैसे ये आप देख लें, ये मैंने बैश किया हुआ है स्पार्क मास्टर में, ठीक है। स्पार्क मास्टर में बैश किया हुआ तो ये मेरे पास एक स्पार्क का बीच में फोल्डर आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर करता हूँ CD स्पार्क, तो अब ये यहाँ पर मैं जो भी डेटा डालूंगा ना वो स्पार्क शेल से मैं एक्सेस कर सकूंगा। ये इस तरह की चीजें आपको सबसे पहले दैट्स व्हाट यू हैव टू फिगर आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि ऑब्वियसली प्रोसेसिंग करने के लिए आपका मॉडल क्या होगा। आर यू यूजिंग अ मल्टी कंटेनर एनवायरनमेंट, आर यू गोइंग फॉर अ सिंगल नोड इम्प्लीमेंटेशन, वो सब चीजें फिर हमें डिटरमिन करनी होंगी कि क्या तरतीब है। फिर आप उसी कंटेनर के अंदर आपने पूरा अपना प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, सही है। बेस्ट तो यही है कि मल्टी नोड का जो मामला है वो एक दफ़ा मैं आप लोगों को सही तरह से समझा दूं, स्वार्म क्या होता है, दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, और उसके बाद फिर आप अपने स्वार्म्स बना के मल्टी कंटेनर एनवायरनमेंट में फिर आप आपस में काम करके वो एक ही PC के ऊपर आप उसको सिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें तो, अब हम आ रहे हैं बेसिकली आर्किटेक्चर्स की तरफ के। हमने इंडिविजुअल तो एप्लीकेशंस देख ली, रेडिस, मोंगो, हाइव, HBase वगैरह, स्पार्क, हमने चीज HDFS वगैरह भी हो गया। लेकिन अभी इस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर मैं एक लेट्स से आई हैव बिग डेटा एप्लीकेशन। बिग डेटा एप्लीकेशन क्या होती है, जैसे आप ये कह लें कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिग डेटा एप्लीकेशन, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। या प्राइस ऑप्टिमाइजेशन, जो E-कॉमर्स कंपनीज हैं वो अपनी प्राइसेस ऑनलाइन जो है वो उसको चेंज करती रहती हैं। तो प्राइस ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो किस तरीके से करनी है, दैट्स द मेन थिंग, जो कि प्राइस, कौन सी प्राइस किस वक्त होनी चाहिए। तो उसके लिए डेटा सारा आपका स्ट्रीमिंग होता है, और यू नीड टू इम्प्लीमेंट द कापा आर्किटेक्चर, जिसमें प्राइमरीली स्पार्क स्ट्रीमिंग के थ्रू हम काम करते हैं। स्पार्क स्ट्रीमिंग और काफका के थ्रू इंजेक्शन करते हैं, और स्पार्क स्ट्रीमिंग के थ्रू जो है ना वो हम
उसको प्रोसेस कर लेते हैं और रिजल्ट्स किसी डैशबोर्ड पे डाल देते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर भी ना ये 3 चीजें हैं, डेटा की इनपुट, डेटा की प्रोसेसिंग और डेटा की आउटपुट। जब आप ये तीनों चीजें अपने प्रोजेक्ट के लिए फिगर आउट कर लेंगे, उनकी टेक्नोलॉजीज फिगर आउट कर लेंगे, फिर आपको कंबाइन करना आसान होगा। लेकिन अलगर्ज बात करने का मकसद ये है कि जो बात करने का मकसद ये है कि आपको कोई आर्किटेक्चर चाहिए, डिजाइन चाहिए चीजों को कंबाइन करने के लिए, ये मकसद है। क्योंकि मे बी अगर हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं या फिर इसकी बात करते हैं, प्राइस ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, सप्लाई चेन की बात करते हैं, ई बैंकिंग या ई कॉमर्स की बात करते हैं, सारे बिग डेटा के यूज केसेस हैं। तो उसके अंदर जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि आप एक चीज नहीं इस्तेमाल करेंगे, और ये नहीं कि आपने सिर्फ हाइव इस्तेमाल करना है। तो पहले आप डेटा को लेकर आएंगे HDFS में। एक तो ये तरतीब बनानी होगी कि HDFS में मैंने स्टोर करना है उसको, फिर उसके ऊपर मैंने अब क्या मैंने हाइव इस्तेमाल करना है या HBase इस्तेमाल करना है, ये फिर एक दूसरा क्वेश्चन मार्क आएगा। अच्छा, हो सकता है कि डेटा स्ट्रीमिंग आ रहा हो, तो स्ट्रीमिंग डेटा जब आ रहा हो तो फिर आपने उसके अंदर क्या कहते हैं, थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपको MongoDB इस्तेमाल करना पड़े। तो मुमकिन है कि डेटा हडूप में भी स्टोर हो रहा हो, लेकिन हडूप में सिर्फ आप डेटा इस वजह से स्टोर कर रहे हो कि तो मे बी आपको एक से ज्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़े। तो अब आप ये सोचें कि एक आपका कंटेनर MongoDB का चल रहा है जिसमें आप डेटा एक्चुअली स्टोर कर रहे हैं, फिर उस कंटेनर से डेटा लेकर आप प्लग इन कर रहे हैं हडूप के कंटेनर में, क्योंकि वहां पे हाइव इम्प्लीमेंटेड है। तो स्टोरेज के लिए आपने किसी वजह से भी MongoDB रखा हुआ है, या फिर आपने स्टोरेज के लिए किसी वजह से Redis रखा हुआ है, क्योंकि उसमें स्टोर करना तो आसान है, की वैल्यू का मामला है सारा। अब आपने लोगों ने असाइनमेंट भी कर ली है, तो वो उसमें फिर आपने जो है ना वो इस तरह से 2-3 कंटेनर्स की आपको जरूरत थी, तो वो आपने उस तरह से इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर आपको यू नीड मल्टीपल टेक्नोलॉजी। अच्छा, फिर फ्रंट एंड के लिए जो है ना प्राइमरीली पाइथन के अंदर ही कोई ऐसा फ्रेमवर्क है, जैसे अगर आप, मैं कहता हूँ कि पूरा काम आप पाइथन पे करें, ठीक है। पाइथन एक पाइपलाइन के थ्रू आप पूरा काम करके दें कि भाई डॉकर कंटेनर्स की सारी मैनेजमेंट वो पाइथन के थ्रू हो सकती है। अगर आपने स्पार्क पे सिर्फ काम करना है तो पाई स्पार्क के थ्रू सारा काम हो सकता है। तो पाइथन फ्रंट एंड्स आपको दे रहा है, रेडिस के लिए भी दे रहा है और हाइव के लिए भी दे रहा है, स्लैश हडूप, HBase की भी आप कर सकते हैं, उसमें स्पार्क में भी कर सकते हैं। तो अपनी पूरी ETL पाइपलाइन जो है ना वो पाइथन पे बना लें। और पाइथन में फिर फायदा ये होगा कि जब डेटा आप गेट कर लेंगे कंटेनर से, तो फिर आपके पास फ्रंट एंड आपके हाथ में है। यानी फ्रंट एंड एक बना सकते हैं आप, जैसे आप कोई भी पाइथन का जो फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अपाची फ्लास्क है, फ्लास्क इज अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, वेब फ्रेमवर्क है, जिसके ऊपर आप रिजल्ट्स किसी डैशबोर्ड पे दिखा सकते हैं। तो अगर आप एक कापा आर्किटेक्चर बनाते हैं या स्ट्रीमिंग एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल सिंपल 2-3 एनालिसिस करते हैं IoT स्ट्रीम का, तो वो रिजल्ट्स एक्वायर करके फिर आप किसी डैशबोर्ड पर डाल दें। तो पाइथन आपको बेसिकली एक वो फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है जिसके अंदर आउटपुट के ऊपर आपको वो चीज यानी मिल जाए, ठीक है। तो ये इस तरह का एक पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट जो है क्रिएट करना जरूरी होगा, ठीक है। तो उस सुमरे में जो है ना अभी हमारे लिए जरूरी है कि हम आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ें कि जो स्टैंडर्ड बिग डेटा के आर्किटेक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना अभी ये है कि बिग डेटा जो है ना वो फील्ड अब इतना डाई आउट कर रही है, एज अ फील्ड वो डाई आउट कर रही है। उसकी वजह बेसिकली ये भी हो सकती है कि हडूप आपको पता ही है कि एक मुश्किल चीज़ है मैनेज करने के लिए। लेकिन बहरहाल बाकी जो टेक्नोलॉजीज हैं जैसे बिग मोंगो हो गया, रेडिस हो गया, तो ये चीज़ें तो इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। और आई थिंक कि अपाची हाइव भी जो ऐसी चीज़ है जो कि बहुत प्रोफ्यूजली जो है ना इस्तेमाल हो रहा है। HBase वगैरह इतना वो नहीं है, क्योंकि HBase प्राइमरीली बिग डेटा का डेटाबेस बनाना वो बड़ी बड़ी कंपनीज का काम है। हर छोटी कंपनी जो बिग डेटा जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो भी HBase इस्तेमाल करना उसके लिए इतना आसान नहीं है, क्लस्टर मेंटेन करना। लेकिन
इसका मुझे इतना अच्छा अंदाजा नहीं है कि कितने लोगों ने इसको इस्तेमाल किया हुआ है और क्या इस वक्त वो चीज़ें चल रही हैं। आई एम नॉट दैट मच नॉलेजेबल अबाउट दैट। लेकिन बहरहाल एप्लीकेशंस, ये अपाची ड्रिल जैसे मैंने आपको बताया था, उसके एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, ठीक है। तो अभी जो है ना वो हमें प्राइमरीली आर्किटेक्चर्स इस्तेमाल हो रहे हों या ना हो रहे हों, वी हैव टू गेट द नॉलेज, ठीक है। जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे वो फिर गुजारा कर रहे होंगे। जैसे एक दफ़ा क्लास में डिस्कशन हुआ था ना कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। तो वो अब ये वो नज़रियाती बात है, मुझे उसकी रिसर्च का कोई इतना पता नहीं है कि उसका क्या है, किस तरीके से। बहरहाल इसमें जो है ना वो व्हाट दे आर सेइंग हियर इज के दे आर बिकमिंग एन इनएविटेबल रियलिटी, ठीक है। दिस इज एन आर्टिकल 2018, 4 साल पुराना आर्टिकल है। बेसिकली डेटा, ये जो होते हैं आपके डेटा सेंटर्स का तो आपने नाम सुना होगा ना, कि जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं कंपनीज के अंदर, वो सारा डेटा वहां पे बिकता है, डंप होता है। तो दैट इज एक्चुअली बिग डेटा। जहां पर भी डेटा सेंटर होगा वो बिग डेटा होते हैं। और डेटा सेंटर्स की जो एनालिसिस होता है कि सर्वर की हेल्थ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो दैट रिक्वायर्स प्राइमरीली बिग डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। डेटा की थ्रूपुट्स कितनी आ रही हैं, फिर अगर आपने हडूप वगैरह चलाया हुआ है, सारा वो डेटा सेंटर्स में ही चल रहा होता है वो। तो वो बेसिकली एक बहुत ज़बरदस्त बिग डेटा एनवायरनमेंट है, जो कि खैर हमारे अभी कंट्रोल में नहीं है। तो दिस इज नाउ अ डेली रूटीन फॉर दोज पीपल। So therefore, we can say that dealing with big data is becoming the main area of interest for businesses, scientists, and individuals. ठीक है. For instance, an application launched for achieving certain business goals will be more successful if it can efficiently handle the queries made by customers and serve their purpose well. ये एक बहुत concrete चीज है कि यूजर की क्वेरी रन टाइम पे एड्रेस करने के लिए आपको हो सकता है कि बिग डेटा प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़े। क्योंकि अगर आप एसक्यूएल पे जाएंगे तो ये तो यकीनी बात है कि एसक्यूएल बहुत सारी क्वेरीज एफिशिएंटली नहीं एड्रेस कर सकेगा। एट द मिनिमम आपको मोंगो पे तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है, कि मोंगो में कुछ ना कुछ तो आपको स्पीड अप मिलेगा। बहरहाल ये वो चीज़ है, लेकिन इसके अंदर फ्रंट एंड होना बहुत ज़रूरी है। सच एप्लीकेशंस नीड टू इंटरेक्ट विद द डेटा स्टोरेज, जो कि बिग डेटा में मुख्तलिफ हो सकती हैं। एंड इन दिस आर्टिकल वी ट्राई टू एक्सप्लोर 2 आर्किटेक्चर्स। तो एक तो है लैम्डा, दूसरा है कापा। ये ग्रीक नोटेशंस हैं। फिर ऑब्वियसली सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, क्लाउड और आईओटी, ये बिग डेटा के मेन जो है ना एनेबलर्स हैं। और फिर इनोवेशंस भी आ रही हैं। enables developers to take well calculated decisions while launching, upgrading or troubleshooting an enterprise application. Although it has been widely accepted and understood that using a modular approach to build an application has multiple advantages and long-term benefits, the pursuit of selecting the right data processing architecture still keeps putting question marks in front of many proposals. यहाँ पर मामला जो है ना वो खराब हो जाता है, क्योंकि it's good to learn the separate technology stacks, ठीक है। लेकिन जब आपको कहा जाता है कि भाई ये एक प्रॉब्लम है बिग डेटा का, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई डिजाइन चाहिए, तो डिजाइन में फिर जो डिजाइन लोग लेकर आते हैं वो फिर डिजाइन अक्सर फेल हो जाता है। क्योंकि मसला ये है कि ये जो डिजाइन्स हैं लैम्डा, कापा, इन पे कापा तो खैर एक नॉर्मल चीज है और मेरे ख्याल में अब ज्यादातर लोग कापा पे ही जा रहे होते हैं। लैम्डा जो है वो कदरे मुश्किल आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर बैच प्रोसेसिंग और स्ट्रीम प्रोसेसिंग आप पैरेलल में चलाते हो। तो वो इतना आसान नहीं है, उसके अंदर आपको दो दो पाइपलाइंस अलग अलग मेंटेन करनी होती हैं, और उसमें फिर ऑब्वियसली मैनेजमेंट ओवरहेड बहुत बढ़ जाता है, और उसको फिर क्लस्टर के हिसाब से मेंटेन करना ये बहुत मुश्किल काम बन जाता है। तो इसमें फिर इसलिए ये चीज़ें इतनी ना मार्केट में पिक नहीं कर पाएंगी। अब आप कहीं भी आप सर्च करेंगे कि लैम्डा आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेशन कॉर्पोरेट सेक्टर इंडस्ट्री, तो आपको बहुत ज़्यादा सामान नहीं मिलेगा। हो सकता है बड़ी बड़ी कॉमर्स कंपनीज जैसे ये जो अलीबाबा है, ठीक है, या चाइनीज कुछ आपको मिल जाएंगी कंपनीज जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया होगा, या कुछ अमेरिकन मिल जाएंगी प्रॉब्लली। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा यूज केसेस इसके नहीं मिलेंगे, ना ही आपको इसके बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर्स मिलेंगे। मैक्सिमम आपको 15-20 मिल जाएंगे, 5-10 मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें ना मेरे ख्याल में इतनी पिक नहीं कर पाई हैं। लेकिन बहरहाल अगर हमने इसको
सीख लेंगे तो कहीं ना कहीं चीज आपके प्लग इन करके काम आ जाएगी। हमारा काम तो बेसिकली अब डॉकर के थ्रू सारा काम करना है, ठीक है। सो लैम्डा क्या कहता है? लैम्डा इज अ डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक दैट इज कैपेबल ऑफ डीलिंग विद ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा इन एन एफिशिएंट मैनर। अब ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, कि एफिशिएंट क्या है, किस तरीके से है। इफ एफिशिएंसी का मतलब क्या है? इंक्रीज थ्रूपुट। थ्रूपुट का क्या मतलब होता है? हाँ, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, कितनी जल्दी से हो रहा है, थ्रूपुट, ठीक है। रेड्यूस्ड लेटेंसी। लेटेंसी तो अब नेटवर्क का जहां मामला होगा, लेटेंसी तो वहां पे अब थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ये क्लेम करते हैं कि रिड्यूस्ड है। नेग्लिजिबल एरर्स, वो फॉल्ट टॉलरेंस की वजह से हो सकती है। तो बेसिकली इंक्रीज थ्रूपुट इज द मेन, आप कह लें कि एडवांटेज ऑफ द लैम्डा आर्किटेक्चर, ठीक है। और उसकी वजह प्राइमरीली ये है कि कुछ एनालिसिस आपके बैच लेवल पे होते हैं, कुछ रियल टाइम चाहिए होते हैं। तो बैच और रियल टाइम आपका पैरेलल में चल रहा होता है, इसलिए वो थ्रूपुट आपकी बढ़ जाती है। इसको भी तफसील देख लेते हैं। हाई थ्रूपुट, लो लेटेंसी, एमिंग फॉर नियर रियल टाइम एप्लीकेशंस। बिल्कुल रियल टाइम के अंदर हम एनालिसिस नहीं कर सकते। इवन अगर आईओटी का भी डेटा आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको 1 मिली सेकेंड में प्रोसेस कर देंगे। इट विल टेक सम सेकंड्स टू प्रोसेस दैट, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं नियर रियल टाइम। जब ये चीज विच वुड आल्सो अलाउ द डेवलपर्स टू डिफाइन डेल्टा रूल्स इन द फॉर्म ऑफ कोड लॉजिक और एनएलपी इन इवेंट बेस्ड डेटा। इवेंट बेस्ड डेटा क्या होता है? जो इवेंट्स के ऊपर बेस्ड हो, यानी जिसमें कोई किसी ने लॉग इन किया वो एक इवेंट है, किसी ने ट्रांजैक्शन की वो एक इवेंट है, किसी ने पेज देखा वो एक इवेंट है, तो इवेंट बेस्ड है। तो अगर मैं बिग डेटा कर रहा हूं तो इन इवेंट्स के ऊपर फिर मैं रूल्स लगा सकता हूँ। और मुझे पता चल जाए यूजर किस तरह बिहेव कर रहा है, तो मैं फिर इन इवेंट्स को देख के इसके ऊपर मैं रूल लगा सकता हूँ, ठीक है। ये है, यानी बेसिकली मैं अपना बिजनेस नॉलेज उसके ऊपर इनकोड कर सकता हूँ कि लोग ये पेज इस वक्त देखते हैं, लिहाजा इस पेज को तुम सबसे ऊपर कर दो। इस तरह के मैं रूल्स लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा आपको? रोबस्टनेस, ऑटोमेशन, एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव द डेटा क्वालिटी। ऑन द फ्लाई रिस्पॉन्सेज चाहिए, ठीक है। यानी मकसद ये है कि डेटा आ रहा है इवेंट बेस्ड, आप उसको नियर रियल टाइम में प्रोसेस कर रहे हैं, और नियर रियल टाइम में प्रोसेस करके आप इनसाइट्स निकाल रहे हैं। इनसाइट्स निकाल के आप बिजनेस रूल्स बना रहे हैं, क्योंकि इनसाइट्स आपने इस्तेमाल भी तो करनी है। बस आपको पता चल गया कि 12 बजे से 1 बजे तक जो है ना वो मेरी ट्रैफिक सबसे ज्यादा होती है मंडेज को, तो आपने इस चीज के लिए कोई रूल बना दिया कि इसमें मैक्सिमम एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, या इसमें ये वाले प्रोडक्ट्स ऊपर होने चाहिए इस टाइम के अंदर। ये डेल्टा रूल है। तो बिग डेटा से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर फिर आप बिजनेस रूल्स बना के, जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइस ऑप्टिमाइजेशन इज अ वेरी बिग यूज केस ऑफ बिग डेटा, कि किस टाइम पे मेरी प्राइस कौन सी होनी चाहिए, तो वो मैं कर सकता हूँ। किस टाइम पे कौन सी प्राइस होनी चाहिए, वो अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा अपने यूजर्स का, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मुझे प्राइस ऊपर कब करनी चाहिए, प्राइस नीचे कब करनी चाहिए, रादर देन कि मैं अपनी तरफ से अपनी अकल पे लड़ाऊं कि शाम को प्राइसेस कम कर दो, सुबह में प्राइसेस बढ़ा दो। ये तो मेरी अपनी अकल है ना। लेकिन रियल टाइम में या नियर रियल टाइम में कस्टमर बिहेवियर को देख के प्राइसेस चेंज करना, ये एक्चुअली बिग डेटा एनालिटिक्स है। तो अभी जो ये जो कंपनीज जो ऑनलाइन ई कॉमर्स रन कर रही है पाकिस्तान में, उन सबको इस चीज की जरूरत है कि वो कस्टमर एक्टिविटी को देखें, उसको प्रोसेस करें, कापा आर्किटेक्चर बनाएं, नियर रियल टाइम में कुछ बेसिक एनालिसिस निकाल लें स्पार्क स्ट्रीमिंग के थ्रू या स्पार्क एसक्यूएल के थ्रू, और फिर उसको इस्तेमाल करके आप प्राइसिंग स्ट्रेटजी बना लें। और ये काम इतना मुश्किल नहीं है, यानी ये एक बड़ी सर्वर मशीन पे भी आप आराम से कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये बस आगे वही बातें कर रहे हैं, ऐड एज अ फ्रेंड, ट्रिगरिंग इवेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। सो बेसिकली इवेंट्स का सारा मामला आ रहा है, जो वो डेटा जिसके अंदर इवेंट्स ऑकर कर रहे हैं। मसलन मशीन का फेलियर है, आपके जहाज के पार्ट्स हैं उनका फेलियर है, किसी प्लांट के ऊपर मशीनरी लगी है, उस पर आपने सेंसर्स लगाए, जो कि अब कॉमन चीज़ है। पाकिस्तान में भी लोगों ने ये काम शुरू कर दिया कि आईओटी के सेंसर्स लगाए हुए हैं उस मशीन की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए। तो अब डेटा आ रहा है, अब जरा सा डेटा एनॉमलस हुआ तो दैट्स एन इंडिकेशन के
मशीन की मेंटेनेंस की जरूरत है, इस तरह है। ये सब चीजें अब एक ट्रेंड बनती जा रही हैं। ये अब इतना मुश्किल काम नहीं। तो इसको हम इवेंट स्ट्रीम्स के नाम से जाने। स्ट्रीम का मतलब ये है कि डेटा वो जो कि कंटिन्यूअसली आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। जहां आईओटी का तो मतलब यही है कि स्ट्रीम आपको मिलेगी, सही, या फिर ई कॉमर्स हो जाए। Follow the domain-driven design. Use the stream processing method to predict updates for the basic model and store the distinct events that serve as a source for predictions in a live data system. तो रियल टाइम में अब आप लोग ML1 भी पढ़ रहे होंगे, तो रियल टाइम में प्रेडिक्शन ML का कोई मॉडल नहीं जनरेट हो सकता। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई नियर रियल टाइम में ML किस तरह करें, एक तो ये कि मैंने आपको 3 साल का डेटा निकाल के दे दिया, आपने उस पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया और जनाब नाइव बेस या SVM या रैंडम फॉरेस्ट लगा के और जनाब एक्यूरेसी या प्रिसीजन करके निकाल के दे दिया। लेकिन एक ये है कि डेटा आपके पास कंटिन्यूस स्ट्रीम में आता जा रहा है, आता जा रहा है, वेलोसिटी थोड़ी सी हाई है। अब आप क्या करेंगे? 3 साल का डेटा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नियर रियल टाइम के अंदर तो ये भी प्रॉब्लम है कि कस्टमर के बिहेवियर्स फिर नियर रियल टाइम में चेंज हो रहे हैं। तो मुझे तो अपना मशीन लर्निंग का जो मॉडल है उसका टाइम फ्रेम कम कर लेना चाहिए लर्निंग का। नहीं, अगर मैं कहता हूँ कि हर 6 महीने के बाद मॉडल को अपडेट करने की जरूरत होगी, हर महीने के बाद मॉडल को अपडेट करने की जरूरत होगी, ई कॉमर्स के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, समझ आ रही बात की? तो ई कॉमर्स में हर महीने के, तो हर महीने में नया मॉडल रन करूँ, करना पड़ेगा। तो नियर रियल टाइम में मशीन लर्निंग की स्ट्रेटेजी क्या होगी? दैट्स द क्वेश्चन कि आपके पास स्ट्रीम आ रही है, हाउ यू आर गोइंग टू डू। अगर आपने उस स्ट्रीम को मशीन लर्निंग के, जैसे मैंने कहा प्राइस ऑप्टिमाइजेशन, प्रिडिक्ट द प्राइसेस। अब बताओ कि इस वक्त में इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, फोरकास्टिंग प्रॉब्लम है, कैसे कैसे करेंगे? तो उसका तरीका ये है कि आप कहेंगे अलाउ द डेटा टू गैदर फॉर 5 आवर्स। ठीक है, 5 घंटे के अंदर आपके पास लेट्स से कि 50,000 रोज इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, 50,000 रोज बहुत है, मशीन लर्निंग का मॉडल रन करेंगे तो वो आपका एक विंडो हो गया। ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में भी सवाल आ सकता है। तो ये जो 50 हैं ये क्या हो गया, एक विंडो हो गई। इस पे मैंने ML लर्न करके और मैंने जनाब प्रेडिक्शन शुरू कर दी। ठीक है, लेकिन अभी मैंने प्रेडिक्शंस को डैशबोर्ड पे नहीं दिखाया, सही है। अब मैंने अगले 5 घंटे का डेटा मजीद जमा किया और पुराने मॉडल को मैंने उससे फिर अपडेट कर दिया। ठीक है, इस तरह अगर विंडोज बनाते बनाते मेरा मॉडल कन्वर्ज कर जाए, उसकी एक्यूरेसी स्टेबल होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि मैं सही काम कर रहा हूँ। लेकिन हमें 3 महीने या 6 महीने या साल का डेटा, उधर तक हम नहीं जाएंगे। नियर रियल टाइम मशीन लर्निंग या रियल टाइम मशीन लर्निंग आप उसको कह लें, उसका एक तरीका तो ये होगा कि छोटी छोटी विंडोज बना लें, डेटा बैचेस बना लें, और वो बैचेस मॉडल की ट्रेनिंग करें, अगले बैच पे टेस्टिंग कर लें। अगर एक्यूरेसी सही नहीं आ रही तो 2 बैचेस पे ट्रेनिंग कर लें, अभी तीसरे बैच पे टेस्टिंग कर लें। फिर नहीं आ रही तो 3 पे ट्रेनिंग कर लें, चौथे पे टेस्टिंग। कहीं ना कहीं तो कन्वर्जेंस होगी ना। तो ये उसका एक, इस पे लोग अब रिसर्च कर रहे हैं, इसकी तरतीब बन रही है कि किस तरह। तो इसके लिए फिर आपको आर्किटेक्चर की जरूरत है। मैं कापा आर्किटेक्चर इस्तेमाल करूंगा। कापा आर्किटेक्चर में काफका के थ्रू मैं स्ट्रीम को पकड़ूंगा, इंजेस्ट करूंगा, एक बैच जनरेट करूंगा स्ट्रीम से, और उसको फिर ML lib में डाल दूंगा या महूट में डाल दूंगा या पाइथन scikit-learn में डाल दूंगा फॉर दैट मैटर, क्योंकि आप बेस तो अपनी पाइथन ही बना रहे हैं ना, सारा काम तो पाइथन में कर रहे हैं ना। तो डेटा आपको काफका से मिल जाएगा, काफका से डेटा मिलेगा, वो पाइथन में आपके हाथ में होगा, आप scikit-learn इस्तेमाल कर लें। scikit-learn इस्तेमाल करने से तो करना चाहते हैं तो ML lib इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्जी। ठीक है, सही है, समझ में आ गई बात की? तो लैम्डा आर्किटेक्चर के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, बैच लेयर, स्पीड लेयर और सर्विंग लेयर। सही है, बैच लेयर में बैच प्रोसेसिंग होती है और उसके रिजल्ट्स स्ट्रीम लेयर को जाते हैं। बैच प्रोसेसिंग में आपको पता है टाइम लगता है, जैसे कि मैप रिड्यूस है, लंबा चौड़ा टाइम खिंच जाता है। और स्ट्रीमिंग के अंदर टाइम हमारे पास शॉर्टेज होती है, तो हम ज्यादा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते स्ट्रीम को। ठीक है, तो बैच लेयर का डेटा हमने लिया और बैच लेयर का डेटा लेकर हमने स्ट्रीम को दे दिया।
स्ट्रीम ने वो रिजल्ट्स इस्तेमाल करके आगे डैशबोर्ड पे डाल दिए सर्विंग लेयर पे। दूसरा मॉडल ये है कि बैच अलग चल रहा है, क्योंकि बैच की रिक्वायरमेंट्स आपकी मशीन लर्निंग की हैं फॉर एग्जांपल, वो अलग चल रही है, स्ट्रीमिंग अलग चल रही है, फिर दोनों सर्विंग लेयर के ऊपर अपना डेटा डाल रहे हैं। दोनों मॉडल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी यूज केस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बैच लेयर में क्या है कि द न्यू डेटा कीप्स कमिंग एज अ फीड, जो कि जाहिर सी बात है होना ही है क्योंकि स्ट्रीम है। एट एवरी इंस्टेंस इट इज फेड टू द बैच लेयर एंड स्पीड लेयर साइमल्टेनियसली। ये दो चीजें आप बताएं। ठीक है, तो कोई भी डेटा होगा वो नया डेटा बैच लेयर को भी जा रहा है और स्पीड लेयर को भी जा रहा है। अब आपको दो अलग अलग पाइपलाइंस मेंटेन करनी है। ठीक है, any new data stream that comes to batch layer of the data system is computed and processed on top of a data lake. Data lake जो है ना वो primarily इस पे भी हम एक लेक्चर हम डेटा लेक पे रख लेंगे। It is now the repository for analytical processing। कि Oracle वगैरह का जो डेटा है वो आपने डेटा लिया और उसको प्रोसेस उठा के रॉ डेटा उठा के डेटा लेक में डाल दिया। अब डेटा लेक एक स्ट्रक्चर्ड डेटा की रिपोजिटरी है जिसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, लेयर्स होती हैं, लेकिन वो बेसिकली डेटा के एनालिसिस को आसान करने के लिए बनाई जाती है। डेटा के एनालिसिस को आसान करने के लिए एक रिपोजिटरी क्रिएट की गई है। तो आप लेक इस्तेमाल करना चाहें आप कर लें, नहीं करना चाहें ना करें, आपकी मर्जी है। लेक को इम्प्लीमेंट करना एक मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट अभी मैं लेक का भी बीच में डाल देता हूँ, तो जिसने इसको डिगअप करना है तो लेक को डिगअप कर ले। तो इसके अंदर 2-3 ओपन सोर्स एपीआईज हैं जिसके ऊपर आप डेटा लेक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि ये कदरे हाई लेवल किस्म का काम है, लेकिन कोई सिमुलेट करके लर्निंग के लिए अपना करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि डेटा लेक्स इस वक्त एक स्टैंडर्ड बन गया है कि ये हडूप बेसिकली डेटा लेक इज हडूप। ये जो हम बात करते हैं ना कि हडूप में डेटा डाल दो, फिर ऊपर एचबेस बना दो, फिर ये कर दो वो कर दो, बेसिक स्टोरेज मेरा हडूप बनता है, तो वो अब डेटा लेक के अंदर बनता है। बेसिक स्टोरेज हडूप बनता है लेकिन डेटा लेक के अंदर बनता है। तो डेटा लेक मेरी मेन एक स्टोरेज रिपोजिटरी बन गई है और उसके ऊपर अब मैं जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो ये यही बात कर रहा है कि कोई भी डेटा स्ट्रीम आएगी, तो जैसे ये आप देखें पहले बैच लेयर है, फिर स्पीड लेयर है, फिर सर्विंग लेयर है, लेकिन कोई भी डेटा स्ट्रीम आएगी वो दोनों को साइमल्टेनियसली दी जाती है, बैच और स्ट्रीम दोनों को। ठीक है, so when the data gets stored in the data lake using database such as in-memory database, long-term persistent like NoSQL, the batch layer uses it to process the data using MapReduce or using ML to make prediction. अब बैच के ये दो यूज केसेस हैं, या तो मशीन लर्निंग करनी होगी क्योंकि वो स्टैग्नेंट डेटा है, 3 साल का डेटा होगा, 1 साल का डेटा होगा, तो मशीन लर्निंग कर सकते हैं। और मैप रिड्यूस तो आपको बताइए वो तो है ही एक बाबा जी की मिसाल है कि भाई आराम आराम से काम करना है, आराम आराम से चलना है, लंबा टाइम लगता है। आपने मैप और रिड्यूस का कोड लिखा और उसको आराम से एग्जीक्यूट किया, कोई जल्दी नहीं है, कोई रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ये दो काम अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं वो आपको बैच लेयर में डालनी पड़ेगी। सही है, समझ में आगे बात की। अब लेयर का मतलब ये है कि मुख्तलिफ डॉकर के कंटेनर्स जो कि आपको करने पड़ेंगे शायद। ठीक है, अच्छा स्पीड लेयर यूजेस द फ्रूट ऑफ इवेंट सोर्सिंग डन एट द बैच लेयर। तो अब आप इस तरह से सोचें, ये अगर बैच लेयर है और ये अगर हमारी वो स्ट्रीमिंग लेयर है, तो जो डेटा आता है वो तो दोनों को जाता ही है, लेकिन किसी स्टेज के ऊपर बैच लेयर डेटा स्ट्रीमिंग को भी देने की जरूरत पड़ सकती है। मसलन आपने कोई मशीन लर्निंग का रिजल्ट कंप्यूट किया, कोई प्रेडिक्शन जनरेट की, या मैप रिड्यूस की कोई एग्जीक्यूशन की बड़े डेटा के ऊपर, तो वो यहाँ पे रिजल्ट किसी स्ट्रीम के किसी एल्गोरिथम में चाहिए हो सकता है। ठीक है, और आगे फिर सर्विंग लेयर पे आप दिखा दें, तो ये खैर यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डेटा स्ट्रीम्स ऑफ द बैच लेयर result in updating delta process or map reduce or machine learning model which is further used by the stream layer, further used by the streaming layer to process the new data fed to it. ठीक है, अब आप इसका यूज के सोचें कि लेट्स से कि प्राइस ऑप्टिमाइजेशन का फोरकास्ट बैच लेयर से निकला कि जो लेट्स से कि लिप्टन टी का इतना किलो 250 ग्राम के पैकेट की प्राइस होनी चाहिए 232 रुपए, ये डेटा आपने दे दिया स्ट्रीमिंग लेयर को। स्ट्रीमिंग लेयर जो है ना वो क्या करेगी, उस डेटा को किसी तरह जो
डेटा आता जा रहे थे, कस्टमर बैठा हुआ है, ठीक है, अब कस्टमर को आपने रिकमेंडेशन करना है, वो आपने रियल टाइम में करना है। अब वो जो प्राइस ऊपर से आई है वो आपने रियल टाइम में कस्टमर को रिकमेंड कर दिया, और इसके ऊपर आपने कोई रूल वगैरह भी जनरेट कर दिया कि इस रूल के तहत जो है ये प्राइस इसमें, मतलब जरूरी नहीं कि आप रॉ डेटा ही दे के उसको प्रिडिक्ट करा लें, जो ऊपर से कीमत आएगी उसको हम किसी रूल के तहत किसी पैकेज में डाल दें और एक किसी स्लैब में डाल दें कि ये स्लैब है प्राइस का, ये स्लैब प्राइस का भी आप इस प्रोडक्ट के साथ डाल दें। इस तरह की हम एक प्राइस ऑप्टिमाइजेशन की पूरी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ये नहीं होगा कि आप हर प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस फोरकास्ट कर रहे हैं बैठ के, बल्कि आप कह सकते हैं कि लिप्टन के प्रोडक्ट्स की प्राइस को 2.5% बढ़ा दो, ठीक है, या 2.5% कम कर दो, या 1.5% बढ़ा दो। इस तरह की स्ट्रेटेजीज लगाओ। ये डेल्टा रूल्स की जो बात कर रहे हैं ना, ये इसका मतलब बेसिकली ये है कि थोड़ा सा ह्यूमन नॉलेज भी चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि फोरकास्ट उठाया और डायरेक्टली वो चीज दिखा दी, क्योंकि आपको पता है अगर फोरकास्ट तो अक्सर ऊंच नीच चल रहे होता है। आप लोगों ने पढ़ी है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग अभी तक? हाँ, सीजनल रीमा रीमा वगैरह पढ़ ली है, फोरकास्ट जनरेट कर लिए सब? हाँ ठीक है, वो तो जितना भी किया है तो उस फोरकास्ट की एक कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, और उस मतलब फोरकास्ट कैन आल्सो गो रॉन्ग। तो अगर मैंने ऑनलाइन प्राइसेस को अपडेट करना है तो आई हैव टू यूज माय माइंड आल्सो, नॉट जस्ट टेक व्हाट द सिस्टम इज टेलिंग मी। ठीक है, तो मैं स्लैब्स बना सकता हूँ कि भाई इतने परसेंट कर दो, इतने परसेंट ये कर दो, ये नहीं कि एग्जैक्ट ये प्राइस कर दो। ठीक है, वो रिस्की भी हो सकता है। ठीक है, तो ये उस तरह की वो बात कर रहा है। And the speed layer provides the outputs on the basis enrichment process, supports the serving layer to reduce the latency in responding to the queries. ठीक है, तो primarily मकसद यही है कि जो queries हैं वो जल्दी जल्दी मेरी एड्रेस हो जाए। That is the basic intention of the whole process कि कुछ भी करना है queries आपकी टाइम पे एड्रेस होनी चाहिए। The speed layer has low latency because it deals with real time data only and has less computational load. तो इसमें आपके पास यानी आपके पास यहाँ पे ना टाइम नहीं होता कि आप लंबे चौड़े काम करें बैठ के। आपको बेसिकली स्ट्रीम प्रोसेसिंग की इंजेक्शन के लिए आपको अपाची काफका चाहिए। ठीक है, अपाची काफका इंजेक्शन स्ट्रीम इंजेक्शन का एक मैकेनिज्म है, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल के ऊपर वो होता है। उसका आपको कंटेनराइज्ड वर्जन भी देखना पड़ेगा, और उसके बाद जो है ना फिर काफका से डेटा निकाल के फिर स्पार्क स्ट्रीमिंग के थ्रू आप उसको प्रोसेस करवाएं। खत्म, जो भी काम करवाना है वो स्पार्क स्ट्रीमिंग के थ्रू करवाना। पता तो है अंदर से क्या हो रहा है, आरडीडीज होती हैं, वो आपको प्रोग्रामिंग थोड़ी सी स्पार्क शेल पे करनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगा। वो इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आपको समझ आनी चाहिए कि क्वेरीज को एड्रेस हमने किस तरीके से करना है। सो द आउटपुट्स फ्रॉम द बैच लेयर इन द फॉर्म ऑफ बैच व्यूज, ठीक है, एंड फ्रॉम द स्पीड लेयर इन द फॉर्म ऑफ नियर रियल टाइम व्यूज। तो ये व्यूज बनता है। ये व्यू का वर्ड कहाँ से आया है? डेटाबेसेस। डेटाबेसेस में भी तो यही कर रहे होते हैं, एसक्यूएल का आउटपुट एक व्यू बन जाता है। इसलिए इन्होंने कहा भाई ठीक है हम बैच लेयर पे व्यू बना देते हैं और नीचे हम, ठीक है, are forwarded to the serving layer which uses this data to cater the pending queries on ad hoc basis. ये हमारा वो व्यू बना हुआ है, यहाँ पे यूजर बैठा हुआ है। तो ये उन्होंने एक फंक्शनल इक्वेशन बनाई है जो जिसको आप एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि कंप्लीट डेटा इज द लाइव स्ट्रीमिंग डेटा मल्टीप्लाइड बाय द स्टोर्ड डेटा। स्टोर्ड डेटा वो है जो कि ऊपर बैच लेयर में जाएगा, जैसे मोंगो में किया और ऊपर प्रोसेस करवा लिया उसको, ठीक है, या एचडीएफएस पे किया और हाइव के थ्रू क्वेरी करवा ली, या माहूट के थ्रू मशीन लर्निंग कर ली। और उसके बाद जो है ना लाइव स्ट्रीमिंग में तो आपके पास इस तरह का कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इवन लाइव स्ट्रीमिंग में आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे स्टोरेज कुछ नहीं करनी, क्योंकि हमने क्या बात की थी कि जब कोई भी इवेंट कोई भी स्ट्रीम आती है मैं उसको दोनों लेयर्स को देता हूँ, बैच को भी देता हूँ और नीचे भी देता हूँ, स्ट्रीमिंग को भी देता हूँ। तो स्ट्रीमिंग में स्टोर करने की क्या जरूरत है जब मैं बैच में कर रहा हूँ? सही है ना? तो इस वजह से वो स्टोरेज ऊपर हो रही है तो नीचे करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे बस आप फटाफट इसको निकालेंगे, विद इन सेकेंड्स आपने इसको प्रोसेस करना है और आपकी पाइपलाइन डेवलप हो जाएगी। This means that all the data related queries again can be catered by combining the results from historical storage in the form of batches and live streaming with the help of speed layer। बस खत्म हो गई बात। ठीक है, अब इसका आप थोड़ा सा और अगर आप ये देखें, ये मैंने एक प्रेजेंटेशन डाउनलोड अभी की थी, ये टेराडाटा की प्रेजेंटेशन है।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लेट्स पावर पॉइंट में ये है 2000, बहुत पुरानी है ये उस वक्त दीज आर वन ऑफ दी, जब लेमडा आर्किटेक्चर की बातें चलना, मतलब उस वक्त मेरे ख्याल में 2-3 साल हो गए थे इसको, ठीक है, तो उस वक्त ये बात कर रहे थे। तो ये बेसिकली टेराडेटा वाले ये लो लेटेंसी की बात कर रहे हैं, फिर नैनो सेकंड, मिली सेकंड्स, और डिसीजन सपोर्ट हमने देनी होती है, तो बेसिक बात बता रहे हैं। Many users looking to gain valuable insights from both batch and real-time systems. ठीक है, यूजर के characteristics क्या है? Do not always understand the complexities. You want to use familiar interfaces, want the best practices, not aware of all the options. ये 4 प्रॉब्लम्स हमारे रहते ही हैं डिसीजन मेकिंग में, और दूसरे टेक्नोलॉजी स्टैक्स में भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है, कि देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन कि हमने टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल करनी है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर भी ये कंफ्यूजन एग्जिस्ट करती है। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी हम एक बहुत बड़े कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल, मैं वहाँ गया था, तो उनसे मैंने पूछा कि आप बीआई का क्या मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, बीआई का टूल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दे नेम्ड समथिंग व्हिच इज एन एक्सट्रीमली बेसिक टूल, नाइदर पावर बीआई, नाइदर टैबलू, नाइदर क्लिक, दिस अ वेरी वेरी बेसिक टूल जो कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या दे प्लान टू यूज दैट। तो इट्स, आई वाज लाइक सरप्राइज्ड कि यार ये हाउ इज दिस पॉसिबल, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स उससे पूरी हो रही। तो ये प्रॉब्लम्स आपके हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर सम चैलेंजेस, ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन इज डिफिकल्ट, ये कुछ वो भी इसके बाद में हम बात करेंगे। ये बनाया है बेसिकली नेथन मार्स ने, जो ट्विटर में काम कर रहे थे। डिजाइन्ड एज अ सिस्टम दैट रन्स आर्बिट्रेरी फंक्शंस ऑन आर्बिट्रेरी डेटा, क्वेरी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ऑल डेटा, ये वो है जो भी हमने पढ़ा है वेबसाइट, क्वेरी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ऑल द डेटा, ठीक है। और ये इसकी वो तारीफें कर रहे हैं कि जनाब फॉल्ट टॉलरेंट है, इम्यूटेबल है, वगैरह वगैरह। लैम्डा लेयर्स ये हैं, देखे ना स्पीड लेयर के बारे में क्या लिखो, डील्स ओनली विद द न्यू डेटा, ठीक है, एंड कंपेंसेट्स फॉर द हाई लेटेंसी अपडेट्स ऑफ द सर्विंग लेयर, कि ये थोड़ा सा चीजों को तेज चला देता है, वरना तो अगर आप ये लेयर ना हो तो सारी चीजें बहुत स्लो चलेंगी और क्वेरीज टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं होंगी। So loads and exposes the combined view of data so that they can be queried, ठीक है। ये बेसिकली इनका अपना एक मॉडल होगा। तो न्यू डेटा स्ट्रीम आप देख रहे हैं दोनों लेयर्स पे जा रही है, बैच पे भी जा रही है और स्पीड पर भी जा रही है, मैं आपको जो बता रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रोसेस स्ट्रीम और इंक्रीमेंट व्यूज, या रियल टाइम व्यूज आप कह लें, या नियर रियल टाइम व्यूज कह लें। और यहाँ पर क्या है, HDFS में जा रहा है, और मोंगो भी हो सकता है, आगे फिर आप मैप रेड्यूस इस्तेमाल कर लें। और बीच में फिर क्या है, ये सर्विंग लेयर है जिसको दोनों मेरा ख्याल में चीजें फीड हो रही हैं। सर्विंग लेयर दोनों चीजें फीड करनी है, QFDs इनकी कोई अपनी वो होगी, नोटेशन होगा उसका आउटपुट्स को डिफाइन करने का। बहरहाल जो भी है, ये तो स्टार्ट अवर कंसर्न, ये टेराडेटा का अपना मामला होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या इसमें तरतीब बन रही है। Challenge to generally move from retrospective BI viewing to event-based and predictive analytics usage. अब मेडिकल में तो ये बिग डेटा का यूज बहुत ज्यादा है मेडिकल डोमेन के अंदर, कि आपके पास जो ये पेशेंट के जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं वो पूरी 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 किताब होती है, कई कई मेगाबाइट्स के ऊपर, या इवन अप टू सेवरल हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैं 6000 पेशेंट्स का डेटा दे दूं तो लाजमी वो गीगाबाइट्स में चला जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर से आप प्रिडिक्टिव कोई यूज केस निकाल के लाओ, तो वो आपको इसके लिए पाइपलाइंस वगैरह बनानी पड़ेंगी, ठीक है, माहूट की या MLlib वगैरह की, या इवन अगर आपने इवेंट बेस्ड भी कोई काम करना है तो इवेंट बेस्ड के लिए भी जो है ना वो आपको HDFS वगैरह की पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, या काफका की कम से कम पाइपलाइन बनानी पड़ेगी। लेकिन रियल टाइम का मतलब ये नहीं है कि हर हाल में डेटा वो, अगर मैं आपको पुराना डेटा दे दूं, पुराने 5 साल का डेटा दे दूं मेडिकल का फॉर एग्जांपल, अब उसमें जो डेटा आप उसकी स्ट्रीम बना लें, तो उसका डेटा है वो फॉर एग्जांपल लैब टेस्ट पड़े हुए हैं फॉर एग्जांपल, या फिर आपके पास जो पेशेंट का आपने वो जो ब्लड प्रेशर वगैरह लिया था वो तो रियल टाइम ही था ना, लेकिन पुराना हो गया। लेकिन अब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ चीजें को स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करने के लिए, मशीन लर्निंग के लिए नहीं।
तो स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करें तो मैं उसको काफका में डाल दूं, काफका से प्रोसेस करके मैं आगे स्टैट्स कंप्यूट करके डैशबोर्ड पे दिखा दूं, बेशक पुराना डेटा हो। और अगर रियल टाइम में आ रहा है तो रियल टाइम में तो और तुक बनती है कि काफका के ऊपर ही जाएगा वो, क्योंकि वो पेशेंट को तो आपने रियल टाइम में मॉनिटर करना है उसके वाइटल्स। और अगर डेटा मशीन लर्निंग में चाहिए तो आप उसको बैच लेयर में डाल दो उसी डेटा को, ठीक है। तो ये इवेंट बेस्ड इसको कहते हैं। अब ये कुछ उन्होंने ऑप्टिमाइज एन एग्जिस्टिंग एनएलपी पाइपलाइन इन सपोर्ट ऑफ क्रिटिकल कोलोरेक्टल सर्जरी। एनएलपी पाइपलाइन, अब एनएलपी पाइपलाइन क्या होती है कि नेचुरल लैंग्वेज का टेक्स्ट लिखा हुआ आप उसका एनालाइज कर रहे हैं, वो आपका बिग डेटा का प्रॉब्लम है। रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग फ्री टेक्स्ट सर्च फैसिलिटी फॉर कोलोरेक्टल कैंसर, मूव द सर्च टू मिली सेकेंड्स। अब जाहिर सी बात है जब हम पीछे नियर रियल टाइम प्रोसेसिंग इंजन डालेंगे तो मेरी सर्च बढ़ेगी, फास्ट होगी। और अगर मेरी जो क्वेरी प्रोसेसिंग है वो बैच लेवल पे होगी तो मेरी सर्च जो है वो मिनट्स में चली जाएगी। जैसा कि हडूप का आपको पता ही है, ज़रा सा डेटा साइज बड़ा हो जाए तो वो आराम से 15-20 सेकंड भी ले लेता है, आधा मिनट भी ले सकता है मैप रिड्यूस टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये तो क्वेरी के लिए बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा है क्वेरी के लिए कि मैं आधा मिनट इंतज़ार कर रहा हूँ क्वेरी। तो उसको तो फिर मुझे उसके लिए स्ट्रीमिंग वाला मामला यूज़ करना पड़ेगा जी। अब यहाँ पे ज़रा चेक करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये इन्होंने किसी लिए किया है, ये यूज़र के इंटरफेसेस हैं सारे, ठीक है। ये आपके, इसको आप डेटा लेक कह सकते हैं, RBMS स्ट्रक्चर डेटा स्टोर्स हैं जहाँ पे आपका सारा डेटा पड़ा हुआ है। ये आपका बिग डेटा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि फ्लूम है। फ्लूम बेसिकली लॉग्स के लिए होता है, लॉग्स को गेट करने के लिए। स्कूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपाची स्कूप। और HL7 ना इनकी हेल्थ केयर वालों की वो हैं स्टैंडर्ड्स हैं, हेल्थ केयर वालों का कोई ये वेल नोन वर्ल्ड रिनोन स्टैंडर्ड है HL7। तो ये स्ट्रॉम क्या चीज़ है, स्ट्रॉम इज लाइक स्पार्क स्ट्रीमिंग। अपाची स्ट्रॉम ले लें या स्पार्क स्ट्रीमिंग ले लें, तो इन्होंने खैर उसको स्ट्रॉम में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। स्ट्रॉम भी मेरे ख्याल में ट्विटर वालों ने बनाया था, और स्पार्क जो है वो तो खैर बर्कले में बना था। तो ये अब सारी चीज़ें आप इसको दे रहे हैं बिग डेटा प्लेटफॉर्म को, और वहाँ पे इनपुट क्यों आ रही है और ये एनोटेटर्स आ रहे हैं और सारी आउटपुट होती है, प्रोसेस सारा डेटा यहाँ पर हो रहा है। आप ये देखें कि ये इनका बिग डेटा का प्लेटफॉर्म है ये, और इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, सर्च की एपीआई है। और सर्च एपीआई किसके ऊपर सर्च कर रही है, HBase, हाइव और पिग। इलास्टिक सर्च क्या चीज है, इलास्टिक सर्च इज बेसिकली ओपन सोर्स सर्च इंजन, लेकिन पीछे से बैकएंड के ऊपर बिग डेटा को क्रंच कर रहे हैं। हाइव की क्वेरी चल रही है, दूसरे अल्फाज में एसक्यूएल HBase के डेटा को भी मैं हाइव क्वेरी के थ्रू क्वेरी कर सकता हूँ। HBase के अपने भी क्वेरी होते हैं, लेकिन मैं इस तरह का मॉडल बना सकता हूँ जो भी क्वेरी है वो तो एसक्यूएल में आएगी ना, तो हाइव के थ्रू ही मैनेज होगी, ठीक है। तो हाइव जो है ना वो सारा डेटा मैनेजमेंट फिर कर ले उसको, ठीक है। HBase की अगर अलग क्वेरीज हैं तो अलग क्वेरीज है। बहरहाल हमें एसक्यूएल से ही ट्रांसलेट करना पड़ेगा सब कुछ। तो ये अब अंदर से इन्होंने क्या बनाया है वो फिर जब इम्प्लीमेंटेशन होती है उसके हिसाब से ही जो है ना सारी चीजें आपको समझ में आती है। 1 पॉइंट, अभी थ्रूपुट की बात कर रहे थे ना, अब ये कह रहे हैं कि हमारा थ्रूपुट कितना है, 1.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स पर आवर। दैट्स अ लॉट ऑफ स्पीड, ठीक है, कि हम इसको वो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मतलब ये थे कि जो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन हो गई, ऑपरेशन थिएटर के डॉक्यूमेंट्स हो, सारा ऑनलाइन किया होगा उन्होंने, तो ऑनलाइन डेटा सारा पंच हो रहा होगा और उन्होंने पूरा उसको सर्च इंजन पे उसको इंडेक्स कर दिया होगा और वो क्वेरी कर रहे हैं बड़े मजे से। Average of 1,40,000 HL7 messages actually processed per day with latency of 60 milliseconds from ingestion to persistence. इंजेक्शन क्या होती है, पकड़ना, परसिस्टेंस का मतलब एनालाइज करके रिजल्ट को स्टोर करना। पूरे प्रोसेस के बाद 60 मिलीसेकंड में सारा काम हो जाता है। और ये मेरा ख्याल है स्पार्क तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो इस पे कर रहे हैं, HDFS पे कर रहे हैं, और उसमें कुछ एनोटेशंस वगैरह भी हो रही हैं। ये देखें ना, फ्री टेक्स्ट सर्च यूज केसेस दैट टुक ओवर 30 मिनट्स नाउ कंप्लीटिंग इन मिलीसेकंड्स विद इलास्टिक सर्च, ठीक है। तो इस तरह की चीजें चाहिए होती हैं। Implementing lambda multiple layers, complex, difficult to maintain, need for practical lambda approach. तो अब ये इन्होंने टेराडेटा वालों ने अपनी एक लैम्डा का एक लेयर बनाई। यहाँ पे क्या है देखें, you have to work in terms of events. तो इवेंट का कोऑर्डिनेटर एक प्रोग्राम कर दिया इन्होंने, ठीक है। मेटा डेटा मॉडल, इवेंट डेटा बिजनेस, ये उसके कोई
मिलती जुलती कोई चीज है, ये आपके वो प्रोसेसिंग है सारी, मर्ज किया QFDs और बाकी आगे APIs के उसको रिजल्ट इस्तेमाल कर लिया। ये आपकी सर्विंग लेयर है। मर्ज की क्या जरूरत है, वो जो स्ट्रीम का और बैच का जो रिजल्ट आपस में मर्ज करना है, ये वो चीज आ गई। ठीक है, रियल टाइम इज नॉट फ्री और सिंपलर इंस्टेंसिएशंस ऑफ लैम्डा माइक्रो बैच, ये देखें ये वो बात है जो मैं आपको बता रहा था। माइक्रो बैचेस, माइक्रो बैचेस का मतलब है कि आप छोटे छोटे बैचेस बनाएं ट्रेनिंग करने के लिए, मशीन लर्निंग मॉडल का करना है, किसी और चीज का करना है। ट्रांजिएंट स्पीड लेयर, वन डेटाबेस फॉर स्पीड एंड सर्विंग, ये अब आपके ऊपर डिजाइन डिसीजन है कि आपने करना है कि नहीं करना। अच्छा, एक और जो ये जो कस्टमर जर्नी, यानी दिस इज आल्सो अ वेरी बिग डेटा यूज केस, कस्टमर्स का 360 डिग्री पर्सपेक्टिव, कि जो कुछ भी कस्टमर के साथ हो रहा है वो सारा डेटा क्रंच करके एनालाइज करो और उससे फिर देखो कि मैं कस्टमर से कैसे डील करूँ। तो दैट्स अ 360 डिग्री जर्नी फॉर द कस्टमर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर परचेज बिहेवियर अक्रॉस मोर देन वन टच पॉइंट टू ड्राइव होलिस्टिक रिजल्ट्स, the customer marketing engagement, correlating customer behavior, common goals, increase the response rate, increase the share of wallet, reduce the customer churn, focus on high value customers। ये सारा ऑनलाइन सिनेरियो पे ही मेरा ख्याल में फोकस कर रहे हैं, या फिर नियर रियल टाइम आप कह लें, जैसे ई बैंकिंग। ई बैंकिंग रियल टाइम तो नहीं होती, तो आप उसको कहते हैं नियर रियल टाइम कह लें। या तो आप मतलब जब आप साइन इन करते हैं तो ये तो नहीं ना कि आप मिली सेकंड में काम कर रहे हैं, तो आप अपना टाइम लेते हैं 5 मिनट 10 मिनट, तो वो एक नियर रियल टाइम सिनेरियो होता है। तो ये भी यूज केसेस हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का अगर उस तरह से जहन हो तो उसको आप कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इवेंट्स आ गए वेब सर्वर। जाहिर सी बात है इवेंट्स तो कहीं रिकॉर्ड होंगे ना कस्टमर का वेब सर्वर पे, आगे आपने उसको काफका में डाल दिया। काफका इंजेक्शन करता है, काफका सिर्फ करता ही है कि आपके स्ट्रीम को ना वो पकड़ लेता है ना, वो इस तरीके से पकड़ लेता है कि आपको यू कैन गिव इट टू अदर्स वेरी इजीली। पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल है, तो काफका बैठा हुआ बीच में, मैंने काफका से पब्लिश, मैंने कहा मैं पब्लिशर हूँ, यानी मैं इवेंट हूँ, मैं मेरा डेटा आ रहा है, मैं तुम्हें डेटा दूंगा। उसने कहा ठीक है, आई एम पब्लिशर नंबर 1। अब मेरा डेटा आया, मैंने काफका को फेंकना शुरू कर दिया, काफका ने उसको क्यू में डालना शुरू कर दिया। उधर से 3 सब्सक्राइबर बैठे हुए जिन्होंने मेरे डेटा को सब्सक्राइब कर लिया। जैसे ही मैं डेटा पब्लिश करूंगा, काफका क्या करेगा, सब्सक्राइबर को फौरन वो देगा। जैसे आप यूट्यूब के चैनल पे सब्सक्राइब करते हैं ना, तो फौरन आपको वो जैसी वीडियो अपलोड हुई तो नोटिफिकेशन आ जाती है। तो वो प्राइमरीली इसी तरह का मैकेनिज्म इस्तेमाल करें। तो ये स्ट्रीम को संभालने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स। इसके अलावा वो रैबिट MQ और एक्टिव MQ, दो क्यूज हैं जो कि मैनेज कर सकते हैं हम। आप इनफैक्ट इसकी जगह रेडिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज रेडिस एज अ क्यू टू मैनेज दिस, लेकिन आई थिंक काफका इज गुड क्योंकि उसमें पब सब होता है, तो उसको आराम से आप मैनेज कर सकते हैं। उससे आपने माइक्रो बैच बनाया और फिर क्वेरी सर्विस कर दिया। अब यहाँ पे आपकी यूज केस पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम है, सब कुछ है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये अब इन्होंने इसको इस तरह इम्प्लीमेंट किया हुआ है, क्यू माइक्रो बैच नो सीक्वल स्पीड। ये क्या हो रहा है, क्यू माइक्रो बैच, तो इसको क्यू से कुछ डेटा आपने हडूप में डाल दिया, हडूप से फिर आपने नो सीक्वल में डाल दिया, HBase मोंगो में डाल दिया, ये आपके बैच लेयर हो रही है, और स्ट्रीमिंग आप इसके साथ साथ अलग से चला सकते हैं। So there are many kinds of real time problems. No one big data technology solves all the problems. ठीक है, तो लैम्डा आर्किटेक्चर के थ्रू आप यानी इसके टुकड़े भी इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आपका कोई ना कोई काम तो बन जाएगा। ये बेसिकली इंटेंशन इसकी ये है। ठीक है, अब इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं? अच्छा, ये उसके सिनेरियोज हैं कि एड हॉक बेसिस के ऊपर अगर आपको कोई काम करना हो तो उसमें लैम्डा बहुत अच्छा काम आता है, इसमें डॉकर भी बहुत अच्छा काम आ सकता है। मतलब एड हॉक रिक्वायरमेंट आ गई है महीने के लिए, महीने के लिए मेरा कोई एड हॉक रिक्वायरमेंट आई है कि मुझे फला 10 क्वेरीज रोजाना एग्जीक्यूट करनी है, तो आप डॉकर के थ्रू एक लैम्डा आर्किटेक्चर बना लो और चला दो उसको। जब वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आप उसका वॉल्यूम सब स्टोर करें, कंटेनर बंद कर दें। तो डॉकर्स के थ्रू ये लैम्डा आर्किटेक्चर बड़े आराम से क्रिएट हो सकता है। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्सेज आर रिक्वायर्ड, जाहिर सी बात है ये एक अलग यूज केस है।
और अपडेट्स भी सिस्टम हैंडल कर सके, वो अपडेट्स आपका उसकी स्ट्रीमिंग लेयर में हो जाएंगे। नन ऑफ द स्टोर्ड रिकॉर्ड शैल बी इरेज्ड, क्योंकि देखें जो काम आप ऑरेकल में करते हैं ना, कि कौन सा ऑरेकल में कौन सी कमांड होती है यार रो को डिलीट करने के लिए? हाँ, एसक्यूएल में रो डिलीट कैसे करेंगे? डेल होता है, डेल होता है। या फिर टेबल को कैसे डिलीट करते हैं? हाँ, डिलीट। ट्रंकेट है, मोंगो में तो ड्रॉप करते हैं, या किस में ड्रॉप करते हैं? हाइव में ड्रॉप करते हैं। हाँ हाँ, तो अब यहाँ पे हडूप के अंदर जो डेटा एचडीएफएस पे आ जाता है ना, देखिए एचडीएफएस का मसला एक तो उसका अपना फॉर्मेट है। जो सीएसवी आप इंपोर्ट करेंगे, अगर आप सीएसवी एचडीएफएस पे डालते हैं तो वो सीएसवी नहीं डलती, वो एचडीएफएस उसको अपने फॉर्मेट में डालता है, अपनी फाइल्स बनाता है वो, ठीक है। तो वहां पे कोई इतना कॉन्सेप्ट डिलीट करने का नहीं होता। अब आप नया डेटा स्टोर कर लो, जहां पे रिपोजिटरी बड़ी हो तो वहां पर आप डेटा को डिलीट नहीं करते, आप दूसरा शॉर्टकट लगा देते हैं, भाई नया डेटा डाल दो, नए डेटा को हम क्वेरी कर लेंगे, पुराने डेटा को आर्काइव कर दो, लेकिन उसको अपडेट रखने का कोई इतना मिजाज नहीं होता, ठीक है। तो अपडेट अगर आपने करना है तो आप अपडेट कर भी सकते हैं, हाइव के थ्रू अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ये कि इतना इट्स नॉट दैट मच कन्वीनियंट, अनलेस कि आपके कोई गोल्डन कस्टमर्स हो तो उनका फिर आप कर सकते हैं। बहरहाल ये 3 यूज केसेस हैं। It can be considered as near real-time processing architecture. It can withstand the faults and it is also scalable. इसकी वजह Hadoop है. It keeps adding net data to the main storage. डेटा आता जा रहा है Mongo में, Hadoop में जाता जा रहा है या डेटा लेक में जाता जा रहा है, और आपके आराम से एनालिसिस भी साथ साथ चल रहे हैं। कंपनीज लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज आर यूजिंग दिस, लेकिन अब बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो कि इस तरह के आर्किटेक्चर्स को किसी ना किसी में इस्तेमाल कर रही होंगी, ठीक है। तो इसमें प्रोज अब आपको पता चल गए होंगे कि हिस्टोरिकल डेटा भी मैनेज हो रहा है, और हडूप के वही फॉल्ट टॉलरेंट वगैरह वो बातें तो लिखती हैं। गुड बैलेंस ऑफ स्पीड एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी किससे आ रही है? ये क्या लिखा हुआ बैलेंस ऑफ स्पीड, ये स्पीड कहां से आ रही है? स्ट्रीमिंग लेयर से। और रिलायबिलिटी बैच लेयर से आ रही है, क्योंकि वो रिलायबल क्यों है? क्योंकि वो आराम से काम कर रहा है, बड़े डाटा पे काम कर रहा है, वो रिलायबल है। स्ट्रीमिंग में हो सकता है कि कुछ चीजें आपके बीच में आगे पीछे हो जाएं, या फिर आपको इतने इन डेप्थ एनालिसिस ना मिले। इनफैक्ट दैट इज द मेन रीजन, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंट, स्केलेबल। कॉन्स क्या है? आपको 2 अलग अलग पाइपलाइंस मेंटेन करनी पड़ेगी, बैच अलग चल रहा है, स्ट्रीमिंग अलग चल रहा है, ये एक सबसे बड़ा कॉन है। और अगर आपने देखे ना, अगर आपने डेटा स्टोरेज सिर्फ बैच में रखी है तो फिर तो चलो सही, लेकिन अगर आपने कोई डेटा स्टोरेज स्ट्रीमिंग में भी डाल दी है किसी वजह से, फिर आपको 2 स्टोरेज भी अलग में संभालने पड़ेंगे। तो 2 प्रोसेसिंग संभालनी पड़ रही हैं, 2 स्टोरेज संभालनी पड़ रही हैं, ये कोडिंग का ओवरहेड बहुत बढ़ जाता है। Reprocessing every batch cycle, which is not beneficial in certain scenarios. इसका मतलब बेसिकली ये है कि हर चीज को 2 में तकसीम, यानी हर डेटा पॉइंट को बैच और स्ट्रीम दोनों को देने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ ऊपर जानी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी होंगी सिर्फ नीचे आनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं दोनों जगह चली जाएं। ये डिस्टिंक्शन में भी आपका कोडिंग ओवरहेड बढ़ जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इट इज डिफिकल्ट टू माइग्रेट। लेकिन हमारा अब नजरिया ये है कि अगर मैंने पूरा का पूरा काम डॉकराइज किया हुआ है, तो फिर तो डॉकर कंपोज फाइल की सारी कहानी, फिर तो सारा मामला डॉकर कंपोज फाइल पे आ गया ना, अब तो आसान हो गया। पुराने जमाने में फिर ये था कि उसमें मुख्तलिफ, अब बैच लेयर किसी और मशीन पे चल रही है और स्ट्रीमिंग हो सकता है किसी और मशीन पे चल रही हो, और फिर आपस में आपने कंटेनर्स बनाए हैं, सॉरी नोड्स बनाए हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं हडूप के थ्रू। उस वक्त तो डॉकर था नहीं। अब हमारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के लिए डॉकर पे लैम्डा बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा डॉकर आना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर 2014 में, ये 2012 में आया था ये तकरीबन, और 2 साल के बाद फिर जे क्रेप्स जो है उसने इसने ये कहा कि इसमें कुछ लिमिटेशन ज़्यादा हैं, क्योंकि इनका बेसिकली नज़रिया ये था कि जो बैच प्रोसेसिंग है ना, वो हमारे लिए एक एक मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक ऑल्टरनेट आर्किटेक्चर कहते हैं जिसमें हमें कोडिंग का ओवरहेड इतना ना करना पड़े।
तो उसने कहा कि बेसिकली अगर हम सब चीजों को स्ट्रीम ही समझ लें, आप उसको बैच का नाम ही हटा दें, अगर हम हर चीज को स्ट्रीम ही समझ लें तो हमारे लिए चीजों को कंट्रोल करना जरा ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इवन अगर आपने मशीन लर्निंग भी करनी है तो मशीन लर्निंग भी आप स्ट्रीमिंग लेवल पे ही संभाल लें, मतलब हर डेटा को आप स्ट्रीम समझें, स्ट्रीम आएगी, जो भी डेटा आएगा वो काफका में चला जाएगा। ठीक है, अब काफका से आगे डेटा चाहिए मशीन लर्निंग में तो आप मशीन लर्निंग में डाल दें, अगर आपको उसको रियल टाइम करवाना है तो रियल टाइम प्रोसेस करवा दें। यानी वो कहता है कि बैच लेयर के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दो कि बैच लेयर कोई अलग चीज है, ये कोई अलग चीज है, जो भी आपने काम करना है वो स्ट्रीमिंग लेवल पे ही करें। ठीक है, और चलें इसकी मजीद तफसील देख लेते हैं। यूज लेस कोडिंग रिसोर्सेज and was capable of performing well in certain enterprise scenarios where using the multi-thread lambda seemed like extravagance, कि बहुत तफसीली काम हो रहा था तो उसको हम कर रहे हैं। It is not a substitute of lambda architecture. On the contrary, it should be seen as an alternative to be used where the active performance of batch layer is not necessary for meeting the standard quality of service. ये मेन चीज ये है। अब देखें, बिग डेटा पे मशीन लर्निंग करना एक लंबा चौड़ा काम होता है ना। हम आमतौर पे अगर मशीन लर्निंग करेंगे भी तो हम मशीन लर्निंग करेंगे अपने साइकिड लर्न पे, और वो हम बैच लेवल पे करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि उसके लिए आप बैच लेयर बनाने की क्या जरूरत है, जो डेटा आ रहा है उसको काफका में इंजेस्ट करें और उसको मोंगो में डाल के पाइथन में कॉल करके उसमें मशीन लर्निंग कर लें। जब उस मशीन लर्निंग का आउटपुट आपने देना है तो स्ट्रीमिंग लेयर को दे दें आप, लेकिन उसको एज ए सेपरेट लेयर ना लें, आप पाइथन के अंदर ही सब काम करें। तो जहां पे भी क्वालिटी ऑफ सर्विस बैच लेयर के अलावा मेंटेन हो सकती है वो आप मेंटेन करें। ये इनका कहना है। सही समझ आई बात की, इस डिस्टिंक्शन को वाजे रखना बहुत जरूरी है। तो ये बेसिकली फिर रियल टाइम ही मामला हो गया ना फिर सारा, इसमें मशीन लर्निंग का तो काम हो नहीं सकता क्योंकि रियल टाइम मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं। अगर वो वाला मॉडल यूज करना है जो मैंने बताया है कि माइक्रो बैचेस बना बना के मशीन लर्निंग मॉडल को अपडेट कर रहे हैं, तो वो तो अभी बहुत ही मतलब वो कोई इतनी को कॉमनली अप्लाइड चीज नहीं है। मशीन लर्निंग बेसिकली वही बैच लेवल पे ही होती है और पाइथन पे ही ज्यादातर लोग मेरे ख्याल में काम कर रहे हैं। बहरहाल ये आप इसका आपका कापा का मामला है। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन बताएं मुझे, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, इस इक्वेशन में और पुरानी इक्वेशन में क्या फर्क है? हाँ, देयर इज नो बैच कंपोनेंट हियर। ठीक है, के डाल दिया उन्होंने, के का मतलब काफा है, तो लाइव स्ट्रीमिंग डेटा हर चीज, आप हर चीज को स्ट्रीम समझें। और भाई एक्चुअल में तो होता भी यही है, चाहे आपके ओरेकल में वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं जो कि आप ओरेकल में डाल रहे हो, बैंकिंग भी तो स्ट्रीम ही आ रही ना भाई। भाई अगर 600 बंदा ऑनलाइन बैठा हुआ है किसी भी वक्त, तो 600 रोज पर सेकंड ऐड हो रही हैं, तो ये स्ट्रीम नहीं है? सिर्फ स्ट्रीम ही तो है, और क्या है। ठीक है, इसी तरह सप्लाई चेन में भी आपके कस्टमर, कभी ना कभी कोई ना कोई कस्टमर किसी ना किसी शॉप पे होता ही है, जो भी वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पे टक 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 कर रहे हैं, वो डेटा सारा पीछे जा रहा है, ऑरेकल में स्टोर हो रहा है, स्ट्रीम है। तो एवरीथिंग कैन बी टेकन एज अ स्ट्रीम। ये तो मशीन लर्निंग में हमें डेटा सीएसवी में दे रहे हैं, इस तरह रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। ऑरेकल में जो डेटा फेंक रहा है वो स्ट्रीम ही है, तो हम हर चीज को स्ट्रीम समझ सकते हैं। अब उसके बाद एनालिसिस आपकी अपनी मर्जी है कि उस आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये इसके कुछ सिनेरियोज हैं। आईओटी वगैरह का जाहिर सी बात है, आप समझ तो गए होंगे, आईओटी अब हर जगह पे, सेंसर्स भी इतने सस्ते हो गए। चाइना के सेंसर्स आप ले सकते हैं, घरों में लगा सकते हैं, प्लग्स पे लगा सकते हैं, सॉकेट्स में लगा सकते हैं। एनवायरनमेंट के इतने सेंसर्स आ गए हैं, आप ऊपर अपने अपार्टमेंट्स की छत पे चले जाएं, घर की छत पे जाके आप वो सेंसर सेटअप कर दें, टेम्परेचर रीडिंग, प्रेशर रीडिंग, ये तो कॉमन चीजें हो गई हैं। अब तो एग्रीकल्चर के अंदर पाकिस्तान में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो वहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं, और सेंसर जो है ना वो सॉइल को सेंस कर रहे हैं, और जनाब वो पानी कितना है, खेती में पानी कितना है उसको सेंस कर रहे हैं। वो डेटा पीछे पूरा फ्रेमवर्क के थ्रू पीछे पूरा डेटा सर्वर में आ रहा है, वहाँ पे डेटा एनालाइज हो रहा है। पाकिस्तान में अब ये काम हो रहे हैं। ड्रोन्स आ गए हैं पाकिस्तान में, ड्रोन्स एग्रीकल्चर में। ड्रोन मॉनिटर करता है, इमेज की तस्वीर खींचता है, वो तस्वीर पीछे जाती है, वहां पे डीप लर्निंग लगती है, और वो उसको डिटेक्ट करके बता देता है कि भाई ये कौन सा पौधा है, क्या है, किस तरह। ये काम अब पाकिस्तान में हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये तो अब यानी इस तरह की चीजें, कापा वगैरह, ये बहुत इन चीजों की अब बहुत जरूरत पड़ गई है।
कापा की खास तौर पे ना, ये काफका और इन सब चीजों को इस्तेमाल करके। तो मल्टीपल डेटा इवेंट्स और क्वेरीज आर लॉग्ड इन अ क्यू टू बी केटर्ड अगेंस्ट अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम स्टोरेज और हिस्ट्री। अब ये आपकी क्वेरीज आपकी रियल टाइम में आ रही है, ठीक है, तो वो एक यूज केस है। हो सकता है कि लैम्डा में क्वेरीज आपकी रियल टाइम में ना हो, यहाँ पे आपकी क्वेरीज आपकी रियल टाइम में हो रही है, इतनी रियल टाइम में कि वो क्यू में लगी हुई है, ठीक है। तो उसमें आपको ये चीज चाहिए। जैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में जो बंदा है वो कहता है यार मैं, मेरी एज ये है, मेरा जेंडर ये है, मेरे पास इतने पैसे हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स के अंदर आप अपना डेटा एंटर करते हो, ठीक है, और फिर ये है क्लिक ओके, वो क्वेरी है। तो वो क्वेरी जो है 1 मिनट में, 1 सेकंड में लाखों लोग दे रहे हैं अमेजोन जैसे सिस्टम पे। और इवन पाकिस्तान में जो फूड पांडा वगैरह ये सब चीज़ें हैं, अब मुझे नहीं पता फूड पांडा वाले कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि उनके वेब पेज के ऊपर कितनी हिट्स आ रही होती हैं, मिलियंस ऑफ हिट्स प्रोबेबली पर सेकंड आ रही होती हैं इफ्तार के टाइम पे, उससे पहले खाने के टाइम पे। ऐसे ही है ना, एक ही वेब पेज आता है ना फूड पांडा का, तो उस पर टक 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 एक ही ऐप के ऊपर कितना टक हो रहा है। और पीछे उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, वो फूड पांडा वाले यानी इस एनालिटिक्स में माशाल्लाह काफी आगे जा रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आई एम श्योर कि उन्होंने इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट की होंगी, या फिर अगर उन्होंने नो RDBMS इस्तेमाल किया, वो सारा ऑप्टिमाइज्ड होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि RDBMS वालों ने भी अब इतनी मेहनत की है कि अपने सिस्टम्स को बहुत अच्छा बना दिया बिग डेटा के लिए। तो आई एम श्योर कि वो इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होंगे। दिस इज अ यूज केस जो कि आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव अ कॉन्टेक्ट देयर बट वो ही वाज नॉट वेरी विलिंग टू टेल मी मच, ठीक है, तो इसलिए फिर मैं पीछे हट गया। कुछ लोग नए नए जाते हैं ना, तो वो ज्यादा हसास होते हैं। कोई हरासमेंट का केस थोड़ी है कि आप इसमें चीजें छुपाना शुरू कर दें। बल्कि बाहर के मुल्कों में तो स्ट्रेटजी ये है कि आप फौरन बताते हैं कि हमने ये इम्प्लीमेंट कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर रहे हैं, फौरन इमीडिएटली यू टेल। तो अगर आप अपना वो बताते ही नहीं तो फिर क्या। बहरहाल हम लोगों को इस तरह बेइज्जती हो जाती है बाज़ औक़ात, डेटा साइंटिस्ट और हम जितने भी है ना। बहरहाल कंपनी पॉलिसी यू हैव टू फॉलो दैट। हाँ, तो ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स एंड क्वेरीज इज नॉट प्री डिटरमिन्ड, यानी किसी वक्त कहीं से किसी टाइप की भी क्वेरी आ सकती है, बेहतर है उसको रियल टाइम में चला दो। सही बात है ना, कुछ जल्दी जल्दी एड्रेस करना है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर मैं हडूप के ऊपर अपाची ड्रिल चलाता हूँ, तो उसके अंदर भी ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो एडहॉक क्वेरीज को एड्रेस कर। ऐसा नहीं है कि हडूप ये काम नहीं कर सकता। तो अगर मैं हाइव सिर्फ इंप्लीमेंट किया हुआ है और ऊपर रियल टाइम क्वेरीज आ रही हैं, तो वो संभाल लेगा उसको। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता, ठीक है। हैंडलिंग टेराबाइट्स, ये अब देखें, ये अब हमारे लेवल की बातें नहीं है। हम लोग छोटे मोटे लेवल के ऊपर कुछ काम करके दिखा दें, इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, हमारे लिए भी यही काफ़ी है। टेराबाइट्स तो खैर डेटा बहुत सारी कंपनीज के पास पाकिस्तान में भी है, ठीक है, रोजाना के हिसाब से या हफ्ते के हिसाब से जनरेट हो जाता है। The above mentioned data scenarios are using Kafka, which is extremely fast, fault tolerant, and horizontally scalable. ठीक है? It allows a better mechanism for governing the data streams. A balanced control of the stream process database makes the application perform as per expectation. Kafka retains the order of the data for longer durations and caters the analogous queries by linking them to appropriate position. आप समझ आ रही बात की कि क्वेरीज आपकी किसी भी सीक्वेंस में आ सकती है, लेकिन डेटा जिस सीक्वेंस में आया है तो काफका उस सीक्वेंस के हिसाब से चलता है, मतलब टाइम की सीक्वेंस के साथ, पहले ये आया था फिर ये आया था, और उसके हिसाब से वो सब्सक्राइबर्स को देता है और जल्दी जल्दी देता है। अगर काफका बीच में ना हो तो यहाँ पे सारा यानी हौच पौच हो जाएगा, सब ऑर्डर ही मेंटेन नहीं रहेगा। तो काफका के बाद चूंकि क्यू है, तो डेटा का ऑर्डर भी मेंटेन रहता है, प्रोसेसिंग भी उस ऑर्डर में होती है, और क्वेरी भी उसी ऑर्डर के हिसाब से रिजल्ट्स मिलते हैं, और जल्दी जल्दी मिल जाता है। ऑन द कंट्रेरी एचडीएफएस पे आप इतनी जल्दी काम नहीं कर पाओगे, एचडीएफएस में थोड़ा, लेकिन अगर डेटा एचडीएफएस में आ गया है, फिर आप उसको नियर रियल टाइम में क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोज अब आपको पता चल गया है, इसमें मेमोरी आपको ऑनलाइन लर्नर्स एंड देयरफॉर डोंट नीड द बैच लेयर, रीप्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन द कोड चेंजेस। तो हमें कोई चीज़ों को बार बार प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, मशीन लर्निंग इसके अंदर है ही नहीं। It can be deployed with fixed memory. It can be used for horizontally scalable system. Fewer resources are required as the ML is being done on the real time basis. अब ये आप
इसके मैं आपको बता दिया, ये काम है तो सही नियर रियल टाइम, लेकिन मतलब ये कोई इतना ट्राइड एंड टेस्टेड काम नहीं है कि काफका से डेटा उठाया, अब आगे मैंने दो चीजें चलाई हुई हैं, दो पब्लिशर हैं, एक पब्लिशर है मशीन लर्निंग के लिए और एक पब्लिशर है स्पार्क स्ट्रीमिंग के, क्वेरी आती जाए, एड्रेस होता जाए। तो मशीन लर्निंग लाइब्रेरी जो है, MLlib जो है, वो कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन ये कि वो माइक्रो बैजेस का साइज क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस क्या आएगी, दिस इज समथिंग जो कि प्रोजेक्ट में करके देखने की जरूरत है, ठीक है। जाहिर सी बात है, कौन उसका यही है कि बैच लेयर अगर नहीं होगी तो उसके नुकसान तो है ही। हडूप इज मोर स्टेबल एंड मोर रिलायबल देन द ऑनलाइन सिनेरियो, तो ये उसका बेसिकली है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, 9:40 हो गए, देन वी कैन कम बैक लेटर ऑन। ये मैंने आपसे प्रोजेक्ट की लिस्ट भी आज डिस्कस करनी है, सो दिस इज द प्रोजेक्ट लिस्ट। अच्छा, तो प्रोजेक्ट्स में ये है कि अभी मैंने अपनी तरफ से जो बात है वो मैंने लिख दी है, अभी आप लोगों की राय भी इसमें आना ज़रूरी है। तो एक तो बात ये थी कि जो भी हम काम करेंगे वो हम डॉकर के प्लेटफॉर्म पे करेंगे। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू यूज़ वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि भी डॉकर में नहीं, मुझे VM पे काम करना है और मैं 2-3 VMs के ऊपर क्लस्टर बना के भी काम कर सकता हूँ, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि जो भी आप काम करें वो डॉकर पे करें, क्योंकि वो कदरे आसान है, ठीक है, और फ्लेक्सिबल भी है। तो ऑल प्रोजेक्ट्स नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द डॉकर प्लेटफॉर्म। तो प्रोजेक्ट्स की आप लिस्ट देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें टू मेक श्योर कि आपने कॉपी नहीं किया किसी ब्लॉग से या पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, तो खैर आपको शायद मिलेगा भी नहीं, लेकिन टू मेक श्योर कि आपने खुद किया है तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आपने बतानी है विद कमेंट्स टू अलाउ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी जो सीक्वेंस ऑफ कमांड्स हैं वो ऐसी हों कि मैं पूरे प्रोजेक्ट को रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। मसलन कंपोज फाइल तो खैर आप लोगों को देनी पड़ेगी, कंपोज फाइल तो आपको अपनी बनानी पड़ेगी। कंपोज फाइल बनाने का क्या तरीका होता है वो चीज़ें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी तक हमने 5-6 एग्जाम्पल्स तो देख ली हैं जिसमें सर्विसेज होती हैं, वॉल्यूम्स होती हैं, और बहुत सारी आपको सैंपल्स ऑनलाइन मिल भी जाएंगे जो कि आप रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपोज फाइल जो होती है ना वो बेसिकली इमेजेस को इस्तेमाल कर रही होती है। इमेजेस भी बने बनाए पड़े हैं, और इमेजेस जो है ना वो आपकी जो है वो आप रीयूज कर सकते हैं या अपने इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। 5% बोनस टू बी असाइंड फॉर मल्टी नोड डॉकर नेटवर्क्स एंड स्वॉर्म्स। ये अभी थोड़ा सा जो है ना इसको मैं अभी साइड पे कर देता हूँ। लेट अस फर्स्ट डिस्कस द प्रोजेक्ट्स, ताकि आपके कमेंट्स आना जरूरी है, क्योंकि काम मुश्किल है तो मैं अपनी तरफ से अभी पूरी चीजें नहीं डाल रहा हूँ। तो लेट मी जस्ट पुट इट हियर। इसको हम अभी जो है ना जस्ट डिस्कस दिस लेटर ऑन। So Docker compose file should be provided. You can use images from BDE and other sources or create your own images, ठीक है। अच्छा, अभी जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे एक चीज समझ में आ रही है ना वो ये है कि बिग डेटा की जो फीड्स है ना वो इट इज नॉट इजी टू कैप्चर देम और डाउनलोड देम। कि एक्चुअल जो बिग डेटा आपके पास अवेलेबल हो, अगर वो है भी तो वो उसको कैप्चर करना जो है ना इतना आसान नहीं है आपके लिए कि आप उसको डाउनलोड करें। कुछ चीज़ें गीगाबाइट्स में जा रही होंगी, फिर उसके फॉर्मेट को बैठ के समझें। तो मेरे ज़हन में ये बात आई थी कि अगर आप पाइथन के थ्रू अपनी बिग डेटा की फीड्स को जनरेट कर लें, क्योंकि डमी डेटा आपने डालना है, मतलब वो तो कोई ऐसा वो मामला तो नहीं है कि हमने कोई बहुत ही कोई डैशबोर्ड के ऊपर कोई किसी क्लाइंट को रिजल्ट्स दिखाने हैं। डमी डेटा भी हो सकता है, लेकिन हमारा मसला बेसिकली डेटा के साइज का है, ठीक है, और डेटा की वेलोसिटी का है। तो ये जो चीज है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस विल बी इम्पोर्टेंट टू जनरेट डेटा वॉल्यूम एंड डेटा वेलोसिटी। तो आपको बात समझ में आ रही ना, अगर मेरे पास अपना डेटा सोर्स होगा ना पाइथन के अंदर, तो मेरे पास फिर फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मुझे बस ये पता होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी डोमेन में फील्ड्स कौन सी होती हैं, उन फील्ड्स की क्या क्या पोटेंशियल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से मैं कुछ ऑप्शंस दे दूं पाइथन को और फिर डेटा को जनरेट करवा दूं। यानी मैं कहूँ कि इस कॉलम में ये 5 वैल्यूज आ सकती हैं, अब इस कॉलम में रैंडमली सिलेक्ट करके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से 10 लाख रोज जनरेट कर दो,
ठीक है, तो 10 लाख रोज जनरेट हो जाएंगी, रैंडमली आप जनरेट कर सकते हैं। तो वो कहने का मकसद ये कि बिग डेटा आपके पास आपके हाथ में आपकी पसंद के फॉर्मेट पे बड़े आराम से आ जाएगा। आपको बस पाइथन के अंदर डेटा को जनरेट करवाना है, फॉर्मेट आपको देना होगा, कॉलम की टाइप्स बतानी होंगी, कॉलम की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है वो बतानी होंगी। नॉर्मल इंटीजर कॉलम है तो उसमें यू कैन सैंपल फ्रॉम द गॉसियन नॉर्मल विद अ पर्टिकुलर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर कैटेगोरिकल है तो आप कैटेगोरिकल की वैल्यूज बता दें, जैसे ये इस कॉलम में ये 10 स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। अब उसके पैटर्न तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, मैं ये बात एक्नॉलेज करता हूँ कि पैटर्न तो कोई नहीं होगा क्योंकि रैंडम डेटा जनरेट कर रहे हैं आप। लेकिन ये कि डेटा की वॉल्यूम और वेलोसिटी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। उस और जो अब मैं आपसे कहूँ कि जी रियल टाइम एडवर्टाइजिंग की डेटा ढूंढो ऑनलाइन, तो भाई वो एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रियल टाइम एडवर्टाइजिंग का मैं अगर डेटा अगर ढूंढने लग जाऊँ तो एक नहीं मिलेगा, मुझे बहुत मुश्किल है कि मुझे कोई कंपनी का डेटा मिल जाए। लेकिन अगर मैं 2-3 यूज केसेस पढ़ लेता हूँ और यूज केसेस पढ़ के मैं ये डिटरमिन करता हूँ कि क्या क्या फील्ड्स हो सकती हैं, क्या क्या क्वेरीज हो सकती हैं फॉर एग्जांपल। क्योंकि जब तक आप क्वेरी नहीं लिखेंगे तो उस वक्त तक आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ बल्कि मैं यहाँ ये लिख देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये है कि आइडेंटिफाई द बिग डेटा यूज केस। ठीक है, create the queries or the problems to solve। जैसे मैंने आपसे कहा कि ई कॉमर्स में प्राइस ऑप्टिमाइजेशन, दैट्स अ मेजर चीज जो आपको करनी है। ठीक है, create the queries or problems to solve big data use cases। ठीक है, ये हो गई। अब ये create your own big data feeds, identify the big data use cases। उसके बाद मैं लिख देता हूँ कि identify the column names and types। ये चीज है, क्रिएट द क्वेरीज बाय प्रॉब्लम्स टू सॉल्व इन दिस यूज केस। ठीक है, ये आपको बाकायदा लिखना होगा कि ये मेरा बिग डेटा यूज केस है, आपकी जो रिपोर्ट होगी ना फाइनल, और उसमें ये मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। प्रॉब्लम आप नीचे प्रोजेक्ट की सिलेक्शन से ही पकड़ सकते हैं कि भाई ये अगर मैंने रियल टाइम पे काम करना है तो मेरा प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम्स ये है बेसिकली। लेकिन ये जो मैंने आपके सामने लिखी ना, रियल टाइम एडवर्टाइजिंग, कौन सी एड कहाँ प्लेस करनी है, अब इसका डेटा जनरेट करना ये एक आपका काम है, एक मेजर काम है कि पहले तो डेटा तो होना। अगर बिग डेटा ही नहीं है तो फिर कैसे आप करेंगे। अब 100 MB जो है, हो सकता है वो मोंगोडीबी के लिए बिग डेटा ना हो, या इवन मे बी 300 MB कोई मसला नहीं है, 500 MB भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कहेंगे जी गीगाबाइट्स तक डेटा होना चाहिए, फिर ही हम उसको बिग कहेंगे। तो गीगाबाइट पे मोंगोडीबी की क्या परफॉर्मेंस आती है, दैट डज मेक अ डिफरेंस टू मी। लेकिन अगर चंद मेगाबाइट्स का डेटा है, चंद 100 मेगाबाइट्स का, तो वो फिर बिग डेटा का प्रोजेक्ट कैसे हो सकता है। तो मेरे ज़हन में ये बात आई थी कि हम अगर अपना डेटा फीड्स खुद बना लें तो ज़्यादा बेहतर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करें, आप एक ही बड़ा टेबल कर लें जो कि डेटा वेयर हाउसिंग में फैक्ट टेबल के मानंद होता है, जिसमें न्यूमेरिकल डेटा भी आ रहा है, कैटेगोरिकल भी आ रहा है, टाइम स्टैम्प भी आ रहा है। रैंडम जनरेट कर दें, कोई मसला नहीं। टाइम स्टैम्प को चले सॉर्ट कर लें, आप टाइम स्टैम्प सॉर्ट कर लें, क्योंकि वो तो एक अकल की बात है कि टाइम स्टैम्प तो इंक्रीजिंग में सॉर्ट होना चाहिए। बाकी पैटर्न ना भी हो, कोई मसला नहीं है। हमने पाइपलाइन पे काम करना है, हमें डेटा के आउटपुट से इस वक्त कोई गर्ज नहीं है। समझ में आ रही बात की। इसीलिए ये रैंडमाइज चीजें आपकी चलेंगी। ठीक है, और फिर आप जो डेटा बेस डेटा सोर्स डेटा बनाएंगे इससे, ये डेटा हम फिर अपने गिटहब वगैरह पे डाल देंगे। किसी ने भी डाउनलोड करना है, बिग डेटा के डेटा सेट्स हमने बनाए हैं, रियल टाइम एडवर्टाइजिंग के, ई कॉमर्स प्राइस ऑप्टिमाइजेशन के, ये आप उससे डिस्कस भी ईद के फौरन बाद जो है डिस्कस करते रहें आपकी क्या किस तरह करना है, क्या करना है, बल्कि अभी से काम शुरू कर दें। रिकमेंडेशन इंजन हो गए, ई बैंकिंग, सोशल मीडिया एनालिसिस एंड रिस्पॉन्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स एंड सपोर्ट, सप्लाई चेन डेटा, और एनी अदर और एनी IoT बेस्ड एप्लीकेशन। इसको आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अब वेलोसिटी भी आपके हाथ में है और वॉल्यूम भी आपके हाथ में है। क्या आपने सिर्फ एक बटन क्लिक करना है, या फिर एक कमांड भेजनी है, या एक फंक्शन कॉल करना है, और डेटा उस वेलोसिटी से डेटा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। वो डेटा जनरेटर है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो पहला तो ये काम हो गया कि आप अपनी डोमेन पकड़ लें कि भाई ये काम है वो काम है। तो पहला जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली कापा
लेयर को, कापा आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो रियल टाइम प्रोसेसिंग है स्पार्क के ऊपर, ठीक है। तो इसमें आपने यही करना है कि जो मेरा नजरिया है वो ये है कि जो पाइपलाइन इंप्लीमेंट होगी वो प्राइमरीली होगी पाइथन के अंदर सारा काम होगा। अब डॉकर को पाइथन से कैसे लिंक कराना है वो अभी तक मैंने उस तरह से नहीं किया है, मैं तो डायरेक्टली अलग से देख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ें पाइथन से कंट्रोल हों तो वो मुझे पर्सनली भी अभी डिगअप करना है। तो जो आपकी 1-2 सेशंस बाकी है ना, वो उसके अंदर अभी काम करना है मुझे। रमज़ान में फ्रैंकली स्पीकिंग उसका मौका नहीं मिल रहा, लेकिन अब आई हैव टू डू इट नाउ क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है, ठीक है। तो पाइथन की पूरी एक पाइपलाइन, इसमें वैसे आपको कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी एक वीडियो मैंने देखी थी कि पाइथन के ऊपर पूरी और पाइपलाइन किस तरह बनानी, लेकिन डॉकर बेस्ड। अच्छा, अगर हमें डॉकर नहीं करना फिर तो और भी आसान है कि डायरेक्टली पाइस्पार्क आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसकी लिंकिंग क्या होती है, ये प्रोजेक्ट में आपने यही काम करना है। दैट इज द प्रोजेक्ट बेसिकली, कि वो आर्किटेक्चर किस तरह हमने डेवलप करना है, ठीक है। समझ में आ रही बात की? तो ये मेरे ख्याल में पाइथन के लेवल के ऊपर ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कापा आर्किटेक्चर भी काफका है, डेटा काफका में इंजेक्शन करवाएंगे आप, पाइथन के अंदर हो जाएगा, और फिर वहां से पकड़ के आप वहां दे देंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये काम कंटेनर्स के अंदर हो। अब वो एक तो ये कि भाई हम डॉकर फाइल्स पे जा रहे हैं, कंपोज फाइल्स पे जा रहे हैं, वो सारा सेटअप होता है। कंपोज फाइल के अंदर आप ये पूरा ब्रिज सेटअप कर सकते हैं कि भाई ये 6 कंटेनर आप होंगे, ये 6 कंटेनर आपस में इस तरह बातचीत करेंगे, ये कमांड से नेटवर्क क्रिएट होगा, और ये होके क्वेरी पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये काम भी आप कर सकते हैं। हो सकता है पाइथन की आपको जरूरत ही ना पड़े। सही है, समझ में आ रही बात की? हाँ, ये है कि क्वेरीज एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आप एक फ्रंट एंड बनाना चाहते हैं, अभी तो हम कमांड लाइन पे सारी क्वेरीज लिख रहे हैं ना, अगर आप एक फ्रंट एंड बनाना चाहते हैं तो फिर आपको पाइथन चाहिए होगा। फिर आपको अपने सिस्टम को, जो पाइथन किसी डॉकर में चल रहा है, उसको पाइथन के साथ एसोसिएट करवाना पड़ेगा, उससे लिंक करना पड़ेगा पाइथन कोड के अंदर। डेटा वहां से गेट करें, प्रोसेस डेटा गेट करके डैशबोर्ड पे डाल दें। या क्वेरीज चाहिए तो क्वेरी डैशबोर्ड से आए, डैशबोर्ड से क्वेरी आए, क्वेरी आके आपके पाइथन के थ्रू कंटेनर में चली जाए, वहां से डेटा एग्जीक्यूट हो, प्रोसेस हो, वापस आके दोबारा डैशबोर्ड पे रिजल्ट दिखा दे। तो ये इस प्रोजेक्ट के अंदर ये रियल टाइम जो प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स है ये आपने पूरी करनी है। सही है। तो बेसिकली क्या है कि काफका है, स्पार्क स्ट्रीमिंग है, हडूप तो जाहिर सी बात है हो गई, क्योंकि हडूप के ऊपर ही वो चल रहा होता है सारा सिलसिला, तो स्पार्क अपनी तरफ से नहीं चलता। एंड डेमोन्स्ट्रेट ऑल टाइम्स ऑफ रियल टाइम एनालिटिकल क्वेरीज। तो ये तो खैर वो जो भी है। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि इसमें आप मल्टीपल स्पार्क वर्कर्स जो है वो कर सकते हैं। एक स्पार्क वर्कर नहीं होता। जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, ये वाली जो फाइल है ये फाइल उसमें नहीं है, ये दूसरी फाइल है जो मैं अभी आपको इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, तब ये कंप्लीट हो जाएगा सारा काम। ये अब एक तो स्पार्क मास्टर होता है, ये वही बीडी का हम यूज मास्टर का वो यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर 3 वर्कर्स हमने बना दिए, स्पार्क वर्कर 2, स्पार्क वर्कर 3। अब ये कर रहे हैं, लेकिन इनको मैंने अभी किसी ब्रिज से कम्युनिकेट नहीं करवाया, ये इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, ठीक है। ये आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसके पोर्ट्स हैं, ये मैंने वॉल्यूम इसका क्रिएट कर दिया है। स्पार्क वर्कर 1 की पोर्ट ये है, इसकी पोर्ट 8082 है और इसकी पोर्ट 8083, बाकी सब डेटा वही है, नाम बस डिफरेंट है। बेसिक इमेज वही इस्तेमाल हो रहा है स्पार्क वर्कर का, क्योंकि स्पार्क एक क्लस्टर मोड में चलता है ना, मास्टर सर्वर आर्किटेक्चर होता है स्पार्क की मैनेजमेंट। तो ये मास्टर सर्वर वही है, मास्टर और वर्कर, और ये यहाँ पे इस तरह। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे जो आपका कंटेनर की लिस्ट आप देखें, अब आप ये देखेंगे ये सारे ये वर्कर्स यहाँ चल रहे हैं, तीनों वर्कर आप हैं, लेकिन अभी इनकी आपस में कम्युनिकेशन जो है वो डिफाइंड नहीं है। अब ये अगर मैं मास्टर के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो स्पार्क शेल रन होता है मास्टर पे रन होता है, ठीक है। मास्टर पे रन होने के बाद अब वो मास्टर क्या इन तीनों वर्कर्स से कम्युनिकेट कर रहा है, वो अभी चीजें डिटरमिन नहीं हुई है। और आइडियली ये होता है कि किसी एक डॉकर का ब्रिज नेटवर्क बनाया जाता है, ब्रिज नेटवर्क के थ्रू ये चारों कंटेनर कनेक्ट हो जाएंगे और आपस में बातचीत करेंगे। ओवर डिफॉल्ट नेटवर्क पे तो कनेक्टेड होंगी, ठीक है, लेकिन मैं अपना एक ब्रिज नेटवर्क बनाऊंगा अपनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और आपस में ये बातचीत करेंगे और डेटा आपस में एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आ रही समझ में बात? तो ये पहला जो प्रोजेक्ट है आपका, वो बेसिकली आपने कापा आर्किटेक्चर बनाना है। अब मुझे ये अभी ये नहीं मालूम कि इसमें आप यूज केस क्या रखेंगे, क्योंकि यूज केस तो आपकी
ऊपर ऊपर से डिफाइन होगा। इसके अंदर आपकी क्वेरीज क्या आएंगी, वो यूज केस के हिसाब से आएंगी। लेकिन मतलब फैला के काम करना है कि इस तरह से काम हो कि आपका पूरा प्रोजेक्ट मैं लिंक्डइन पे डाल सकूं, वीडियो भी बनानी होगी इसमें, ठीक है, कि आप बता दें कि भाई ये मैंने इस तरह से क्रिएट किया है, 4-5 मिनट की वीडियो होगी और ये डेटा था, ये जनाब आपका एनर्जी डेटा था, ये मेडिकल डेटा था, ये सप्लाई चेन का डेटा था, इस तरह हमने इसको जनरेट किया, इस तरह हमने ये पाइपलाइन बनाई, ये मेरी कंपोज फाइल है, देखिए आप इसको इस तरह आप करते हैं, ये आप हो जाता है, और ये हमारा बिग डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है और ये रिजल्ट हमारा डैशबोर्ड पे आ रहा है। ठीक है, डैशबोर्ड पे लाने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको कोई फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे जेंगो का मैंने आपको बताया, अपाची फ्लास्क है, उसके लिए फिर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा। आई डोंट नो कि इसके अपने भी कोई हैं कि नहीं है। अब यहाँ पे वो चल रहा था, ये देखें, ये स्पार्क वर्कर अभी चल रहा है इसके ऊपर ना, ये हमारा स्पार्क वर्कर 1 है मेरे ख्याल में, और अगर मैं इसको, ये स्पार्क वर्कर 2 चल रहा है। अच्छा, इसके अंदर ना आप बहुत सारी चीजें और भी डाल सकते हैं कि क्या है, और ये आपका स्पार्क वर्कर 3 भी चल रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज वर्किंग, ये तीनों स्पार्क वर्कर्स आपके चले। मास्टर में फिलहाल किसी वजह से एक्सेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन स्पार्क वर्कर आपका यहाँ बेसिकली तीनों चल रहे थे। अब ये एक फ्रंट एंड है, लेकिन दिस इज नॉट समथिंग जिसमें मैं क्वेरी डाल सकूं। अच्छा, अब फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर, सॉरी अबाउट दैट, यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आप एसक्यूएल की क्वेरीज दे रहे हैं नियर रियल टाइम में, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि यू कैन ऑल्सो यूज स्पार्क एसक्यूएल फॉर एसक्यूएल बेस्ड क्वेरीज। अब स्पार्क एसक्यूएल का फ्रंट एंड क्या है नहीं, या फिर आप चाहें तो आप रेस्टो भी कर सकते हैं और अपाची ड्रिल कर लें, अपाची ड्रिल जरा ज्यादा आप कर सकते हैं। तो ड्रिल का हमें बेसिकली कंटेनर लॉन्च करना पड़ेगा और वो फिर उसके अंदर आपको करना पड़ेगा। अगर कंटेनर नहीं मिलता तो कंटेनर बना लें, ड्रिल का एक इमेज बना लें और उसको कर लें। प्रोजेक्ट बेसिकली बिग डेटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर है कि पाइपलाइनिंग पे आपको काम करना आ जाए। ये प्रोजेक्ट इस चीज के ऊपर है, मैं आप लोगों को इसको पूरी सपोर्ट देने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने आपको थोड़ा सा ना पंच काफी कर दिया है इस हिसाब से कि भाई डॉकर किस तरह चलता है, कंपोज फाइल्स क्या होती हैं। मेरे ख्याल में आप लोग इस पोजीशन के ऊपर हैं कि अब आप खुद चीजें डिगअप करके कंपोज फाइल्स अपनी बनाना शुरू करें, क्योंकि बनी बनाई चीजें आपने सिर्फ चीजों को जोड़ना है और थोड़ी सी डॉकर की नेटवर्किंग को समझना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको आप जितना फैलाएंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे कि आपने 4-5 कंटेनर्स को फैला के काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है, बिग डेटा प्रोसेसिंग होती हुई नजर आ रही है कि भाई ये देखें, ये मेरे पास 10 जीबी का डेटा पड़ा हुआ है या 3 जीबी का डेटा पड़ा हुआ है, इस तरह ये मैंने उसको काफका में डाला, इस तरह से ये देखें रियल टाइम फीड्स इस तरह से वो आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा मेरे हिसाब से कि जिसमें आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसमें फिलहाल कोई मशीन लर्निंग का कोई काम नहीं, एमएल लिब वगैरह का इसमें काम नहीं है, ये प्योर स्ट्रीम प्रोसेसिंग वाली कहानी है। तो काफका आपको लाजमी डालना होगा, काफका का पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल आपको समझना होगा किस तरह, वो काफका का आपको डॉकर कंटेनर भी मेरे हिसाब से मिल जाएगा। तो इसको अभी अभी हम बेशक सर्च कर लेते हैं इसको, शायद उन्होंने ही क्रिएट किया हो। ये बिट नामी का वो इमेज है, देखें यहाँ पे इनकी ब्लॉग्स भी हैं, मैं खुद इन्हीं ब्लॉग से सब हेल्प ले रहा हूँ, जो मैं भी आपको करवा रहा हूँ सारी इन्हीं किस्म की ब्लॉग से, ट्यूटोरियल्स पॉइंट से हेल्प लेके सारी चीजें आपको आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, बट इस काफका डॉकर, अब ये सारा उसके अंदर ये, मतलब आपको कुछ 4-5 ऐसी चीजें मिल जाएंगी कि आप यू कैन मेक इट एज अ क्विक स्टार्ट। ठीक है, क्विक स्टार्ट आप कर सकते हैं और चीजें आगे चला सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो काफका को बेसिकली वो उसको आपको बताना पड़ेगा कि हमारी डेटा सोर्स कौन सी है। काफका जो है ना, उसको बताना पड़ेगा कि डेटा सोर्स मेरी कहाँ है, काफका उससे कनेक्ट करेगा और इंजेक्शन कर लेगा। काफका की कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी ना। काफका पर ये जिसमें सवाल पूछा वही कि काफका में जो पढ़ा था वो काफका के बारे में वही पढ़ा था कि रियल टाइम डेटा को प्रोसेस ज्यादा कर रहा है। अब अगर हमने एक तरफ बैच डेटा बनाई भी है तो उसको रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग जो आपका सिस्टम काफका, उसमें हम किस तरह से उससे, उसमें ये है कि जब हम काफका को वो एक डेटा सोर्स देंगे ना, तो वो एज अ स्ट्रीम ही उसको लेगा।
मैंने यही बात पहले की। उसको लेना हाँ चाहिए। हाँ, वो रो बाय रो लेगा, उसका एक पूरा मॉडल होता है वो। मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा वो चीज़ ना, जो अगला हमारा लेक्चर होगा। मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको उसका पढ़ा दूंगा कि वो बेसिकली वो डेटा उसको एज अ स्ट्रीम कैप्चर करके अपनी क्यू में डाल लेता है। आपको कुछ थोड़ी सी उसकी काफा की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन उसके पैरामीटर्स होते हैं, वो उसको एज अ स्ट्रीम पकड़ लेगा और वो डेटा लेना शुरू कर देगा। इट डज नॉट मैटर कि वो किस तरह से पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है। बस आप अपने डेटा जनरेटर को आप कहते हैं मेरा मेरा जो डेटा सोर्स है वो ये डेटाबेस है फॉर एग्जांपल, आप अपना डेटा जनरेट करके मोंगो में डालते जा रहे हैं, मोंगो से आपने डेटा कनेक्ट किया, वो काफका उससे लेना शुरू कर देगा, एज अ स्ट्रीम प्रोसेस करेगा और वहां पे आगे फेंकना शुरू कर देगा। तो पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल जो है ना, वो आपने कॉन्फ़िगर करना होगा इसके अंदर। अब ये आप ये देखें ना, ये काफका डॉकर की जो एग्जांपल्स हैं, अगर आप इसमें चले जाएं, अब ये इस पिछले साल की ब्लॉग है, ये देखें ना, इसकी डॉकर कंपोज फाइल है, जू कीपर कॉन्फ़िगर किया। अब ये बना बनाया इमेज पड़ा हुआ है, काफका का बना बनाया इमेज आपको डॉकर हब पर भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको इमेज बनाने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं, वरना तो मकसद ही खत्म। अगर मैं इमेज ही खुद बना रहा हूं तो मकसद क्या रह गया फिर। ठीक है, ये अगर मैं कहता हूँ काफका, वो देखिए बिट नामी का पहले ही आ रहा है वो, तो वो अपाची की वजह से उसने वो लिया नहीं उसको। ये बिट नामी है, ये भी मशहूर है, काफका एक्सपोर्टर, काफका ट्रिगर कंट्रोलर। अब ये उसके थोड़े से वो हैं, एक्सटेंशंस कुछ होंगे या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे जो आप चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये है। What is Apache? Distributed streaming platform that build real-time pipelines used as a message broker. मैसेज ब्रोकर है कि एक मैसेज एक जगह से लिया दूसरी जगह पे डाल दिया पब सब मॉडल के थ्रू। ठीक है, रन द एप्लीकेशन यूजिंग डॉकर कंपोज। अब ये इस तरह बता रहे हैं आपने उसको किस तरह से रन करना है, और डॉकर कंपोज आप कर दें। कंपोज फाइल है कहाँ पे वैसे, बस आप वो इसको पुल कर लें तो आपने इस इमेज का नाम अपने उस पर डालना है, कंपोज फाइल में डालना। ये जो काफका के इमेज का जो नाम है वो आपने इन्होंने भी तो यही किया हुआ है ना, ये कॉन्फ्लुएंट का जो बना हुआ है वो इन्होंने डाला है। अब देखिए ना, डिपेंड्स ऑन जू कीपर, इसका क्या मतलब है? जू कीपर पहले डलेगा चलेगा, कंटेनर अप होगा उसका, फिर काफका का कंटेनर अप होगा एज अ सर्विस। ठीक है, पोर्ट्स आप वो आप ये सारी चीजें आप कॉपी वगैरह भी कर सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है। अब देखें इसके अंदर भी यही मामला है, काफका का भी सर्वर और स्लेव का मामला है। एक काफका सर्वर होगा, दूसरा काफका क्लाइंट होगा। इस तरह स्पार्क का मास्टर है, स्पार्क के वर्कर्स हैं। ठीक है, ये आपने उसको अप कर दिया। कनेक्शन यूजिंग काफका टूल, तो काफका टूल जो है ना वो एक जीयूआई यूटिलिटी है जो कि आपको स्टैब्लिश कर सकती है। अब ये नई चीज है, इसका मुझे पता नहीं था। सिंगल नोड सेटअप काफका, क्लस्टर सेटअप करना है काफका का, तो क्लस्टर मैं तो सिंगल नोड पे काम कर लें, सिंगल कंटेनर में काफका चला दें, और एक ही नोड हो, एक ही सर्वर हो, एक ही वर्कर हो, और वो बस आपका डेटा प्रोसेस करवा दें। ये उसकी पूरी वो फाइल है। अब एज इट इज आप उसको कॉपी करके आप थोड़ा सा इसको, आपने सिर्फ पीसेस को जोड़ के अपनी एप्लीकेशन चला के दिखानी है अपने डेटा के ऊपर, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये देखें कितनी तफसीली आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं, तो इसमें आप चीजें यानी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो फिर ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैंने आज तक दिया नहीं है बिग डेटा में, एमएल लिब वर्सेस अपाची माहूट। अब इसके लिए जो डेटा है वो ऑब्वियसली यहाँ पे डेटा फीड्स का जो आपने किया था वो फिर एक रैंडम होगा, उसके अंदर पैटर्न्स नहीं होंगे। तो इसके लिए प्रॉब्ली इस किस्म के प्रोजेक्ट के लिए हमें ये मुमकिन है कि हमें एक्चुअल डेटा चाहिए, क्योंकि अगर पैटर्न्स नहीं होंगे तो मशीन लर्निंग चलेगी नहीं। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई डोंट नो कि वो डेटा फीड्स वाले डेटा के ऊपर ही चलेगा कि नहीं, लेकिन इट इज पॉसिबल दैट यू मे हैव टू यूज एक्चुअल डेटा, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ एमएल पैटर्न्स टू डू दिस प्रोजेक्ट। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो कि मतलब जिसमें आप वो कर सकते हैं कि मसला ये है कि हमें बिग डेटा चाहिए। अगर आप कैगल से और इस तरह की चीज़ों से मशीन लर्निंग के क्लासिक डेटा डाउनलोड कर लें जिसमें चलो 50,000 रोज भी हों, तो वो बिग डेटा नहीं है, दैट इज नॉट बिग डेटा। तो हम बिग डेटा के ऊपर इसका देखना चाहते हैं कि क्या परफॉर्मेंस कंपैरिजन है।
अच्छा, इसके अंदर परफॉर्मेंस कंपैरिजन के अंदर क्वेरी एग्जीक्यूशन टाइम और मॉडल लर्निंग टाइम is also of essence. तो ये मैं लिख देता हूं कि if not able to acquire big data then use data feeds. कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बराबर पैटर्न्स नहीं होंगे तो दोनों के लिए नहीं होंगे ना, MLlib के लिए भी नहीं होंगे, माउट के लिए भी नहीं होंगे। तो हमें तो बिग डेटा पे देखना है कि मॉडल लर्निंग में मसलन कितना टाइम लग रहा है। ये चीज एक ज्यादा फैक्टर रखती है, क्योंकि माहूट जो है वो बैच बेस्ड है, MLlib जो है वो स्पार्क का है तो वो ज्यादा तेज होगा, इन मेमोरी चलेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ कि यू हैव टू असाइन, नहीं यू हैव टू स्पेसिफाई द configuration of your machine used for the project. ठीक है, और where possible record the execution times and other standard statistics that could be recorded. ठीक है, जो भी स्टैटिस्टिक्स आप रिकॉर्ड करना चाहे वो आप रिकॉर्ड करें। क्या है ये? ठीक है, सही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली क्लिनिकल, क्या है, क्लिनिकल डेटा के लिए भी ये चीज काफी जरूरी हो सकती है, क्योंकि वहां पे हमारे पास एक मशीन लर्निंग का एक बहुत बड़ा सिनेरियो है, डेटा बहुत होता है, और बाकी एप्लीकेशंस के अंदर भी इसका काम हो सकता है। बहरहाल इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि आपका इन चीजों पे हैंड्स ऑन डेवलप हो जाए, इन चीज़ों पे हैंड्स ऑन डेवलप हो जाए। और अगर आप ये समझते हैं कि कदरे डेटा कम है, मतलब आप करें कि मेरे पास डेटा है 800 MB, 600 MB, 500 MB, 300 MB का है, लेकिन आप कहते हैं मैंने करना इसी पे है, तो फिर ठीक है, मैं इफ यू आर कन्विंस्ड देन यू कैन डू इट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इफ यू आर कन्विंस्ड ऑन 300 मेगाबाइट्स और 500 मेगाबाइट्स ऑफ डेटा, इतना तो खैर आपको मिल जाएगा, then you can do it. नहीं, साइज पे डिपेंड करेगा। 2.5 लाख रोज कितने कॉलम्स हैं, डेटा का साइज ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, तो वैरायटी की तो हम बात कर ही नहीं रहे ना अभी, तो हम तो इमेजेस वगैरह की काम बात नहीं की, हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि हमारे पास टेक्सचुअल डेटा है या टैबुलर डेटा है या जेसॉन डेटा है। ठीक है, लेकिन उसका जो साइज है, दैट जो आपने साइज प्रोसेस करना है वो आपका गीगाबाइट्स में जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो आपका है स्पार्क सीक्वल वर्सेस अपाची ड्रिल। अब यहाँ आपको बेसिकली जो आपको सेटअप करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एट द बेस you need to set up Hadoop with as big data storage. ठीक है, Hadoop पे आपको डालना पड़ेगा, और Hadoop for big data storage, बल्कि इसके अंदर हम वर्सेस हाइव भी कर देते हैं। ये तीनों आप एक ही डेटा के ऊपर तीनों की परफॉर्मेंस निकाल के दिखाएं कि भी क्या कितना टाइम होता है। इसमें जो हमारा मकसद है वो ये है कि आप ये तीनों सेटअप करें, और क्वेरी एग्जीक्यूशन टाइम के कौन सा कितनी तेजी से एग्जीक्यूट कर रहा है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, नहीं हडूप पे सिंगल नोड के ऊपर डेटा डाल देना या मल्टी नोड पे डालें। मल्टी नोड पे करेंगे तो जाहिर सी बात है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि बोनस पे जाएगा। ठीक है, तो मल्टी नोड एनवायरनमेंट पे आपने HDFS डाला, 2 कंटेनर्स आपस में कम्युनिकेट करवाए, और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर डेटा आपने बिग डेटा स्टोर कर दिया कंटेनर्स के अंदर, 2 नोड्स के ऊपर। अब उसके ऊपर आपने एक तरफ स्पार्क सीक्वल के थ्रू SQL क्वेरीज भेजी, और दूसरी तरफ ड्रिल में भेजी, तीसरी तरफ हाइव के थ्रू भेजी। तो हाइव का तो मतलब ये है कि डेटा आपको फिर हाइव पर भी डालना पड़ेगा। अगर आप हाइव भेजे तो डेटा फिर हाइव पर, अब ये हाइव की फिर एक रिक्वायरमेंट आ जाएगी। मुझे नहीं पता कि अपाची ड्रिल डायरेक्टली हाइव टेबल्स पे जाएगा या HDFS पे जा सकता है, मेरा तो ख्याल में वो हाइव टेबल्स भी जाएगा ये।
स्पार्क सीक्वल जो है ना वो तो पूरा अपना एनवायरनमेंट है। स्पार्क सीक्वल में आपको करना पड़ेगा कि वही डेटा आपको डेटा फ्रेम्स पे डालना पड़ेगा, जो कि टेबुलर फॉर्मेट में, फिर आप उसमें स्पार्क सीक्वल चला दें। अब ये चीजें आपने प्रोजेक्ट में डिगअप करनी है, दैट इज द प्रोजेक्ट बेसिकली। कि स्पार्क सीक्वल चलाने के लिए जो मेरा डेटा है स्पार्क में, वो किस फॉर्मेट में स्टोर होना चाहिए। दैट्स योर टेबुलर डेटा होगा तो स्पार्क सीक्वल चलेगा ना। तो अब ये चीजें आपने प्रोजेक्ट में डिगअप करके उसके हिसाब से कंटेनर्स को इनिशियलाइज करके और क्वेरीज चला के मैक्सिमम आप कह लें 5 to 10 क्वेरीज आर एनफ, जिसमें हमें कंपैरिजन मिल जाए, या 7 to 10 कर लें एसक्यूएल की डिफरेंट क्वेरीज हों, जिसके अंदर आप कह लें कि डाइवर्सिटी भी आनी चाहिए, डाइवर्सिटी विद जॉइंस एक्सेट्रा, ताकि थोड़ा सा हम इसको खोल के चीज़ों को समझ सकें। देखें, जो ज़्यादा नंबर मिलने का चांस उसी के लिए है जो कि तफसीली काम करे। बिल्कुल हर चीज़, जितना फीचर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो कर लें, आपने पाइपलाइन बना देनी है इंशाअल्लाह ताला, तो उसमें आप, अब आपकी मर्जी है जिस तरह से खेलना चाहते हैं उससे खेल। ठीक है, ये क्या कह रहा है। अच्छा, दूसरा मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि एच बेस का जो है ना, मैं इस लिख देता हूँ, द पर्पस हेयर इज टू डिजाइन column and row families for HBase and get comfortable with querying. So HBase and using other HBase features not covered in the class, not covered in the hands-on कह लें आप, for example indexing वगैरह जो भी है। अब ये बेसिकली HBase के साथ खेलना है कि मेरे पास, एक सेकंड में, ठीक। तो बेसिकली आपने एचबीएस के साथ यहाँ पर खेलना है। डेटा आया आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपने उसका एचबीएस पे कैसे स्टोर करना है, किस तरह से करना है, क्या करना है, और क्या कहते हैं, उसके बाद आपने क्वेरी करनी है। तो एक पूरी एक तरह से लैब बना के देनी है। तो ये कदरे आसान प्रोजेक्ट है, इतना मुश्किल प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें जो जो वो होगी ना, नंबर मिलेंगे तो वो फीचर से मिलेंगे कि आपने किस तरीके से वो किया है। इसमें जो है ना वो मल्टी नोड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मल्टी नोड इज अ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ताकि थोड़ा सा आप उसको वो कर सके ना, स्केलेबल बना सकें उसको, थोड़ा सा बेहतर कर सकें। अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त। सही है। उसके बाद जो पांचवा प्रोजेक्ट है वो अगेन वो हाइव के ऊपर है। तो सेम थिंग, इसको मैं कह देता हूँ कि सेम प्रोजेक्ट एज प्रोजेक्ट 4 बट नाउ यूजिंग अपाची हाइव। क्योंकि हाइव पे आप लोगों ने हैंड्स ऑन वगैरह किया नहीं, मैंने कुछ दिए भी नहीं थे, तो मैंने फिर इसको प्रोजेक्ट में डाल दिया। तो ये दो प्रोजेक्ट्स जो है ना, ये कदरे आप समझ लें कि थोड़े से हल्के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हर आदमी इस पे काम नहीं करेगा। मैं हर आदमी को प्लानिंग FCFS बेसिस पे होगा, जो पहले आ जाएगा उसको मिल जाएगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम 1 या 2 बच्चे मैं असाइन कर सकता हूँ, या मैक्सिमम 3 असाइन हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे तुम्हारे पास काफ़ी हैं। तो 3 या 4 कर लें, एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर हो जाएंगे। बट नाउ यूजिंग अपाची हाइव एंड ऑल इट्स रिलेटेड फीचर्स। रिमेंबर के रेप्लिकेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इसमें रेप्लिकेबिलिटी हो कि जिसको मैं खुद जो है ना वो चला के देख सकूं, और फिर ऑब्वियसली मैं आपको भी सिर्फ बताता हूँ, मैं ये चीज़ें बाद में खुद भी यूज़ करता हूँ। किसी को समझाना हो, कभी ट्यूटोरियल किसी को देना हो, तो मैं आपका कंटेंट भी इस्तेमाल करूँगा, लेकिन ऑब्वियसली मुझे उसमें चीज़ें फिर अपने हिसाब से भी डालनी पड़ती हैं। प्रोजेक्ट 6 जो है ना वो बेसिकली मैप रिड्यूस एग्जाम्पल्स इन डिटेल है। अभी तक हमने सिर्फ वर्ड काउंट पे काम किया है, लेकिन अगर आप मैप रिड्यूस की कम से कम एटलीस्ट 5 डिफरेंट MR use cases should be presented with results. Results to be displayed on some dashboard, on some front end. अब front end का मैंने आपको मतलब बता दिया, ठीक है, कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि front end means
use of a web framework, use of a web framework uh, इन पाइथन आप कह लें या जैसा भी है, अगर कोई ऐसा वेब फ्रेमवर्क है जो किसी और तरह कॉन्फ़िगर हो सकता है वो कर लें। तो इसके अंदर जैसे मैं कहीं जेंगो वगैरह हो गए या फिर फ्लास्क वगैरह हो गए, ये है कि डैशबोर्ड पर आप चीजें आइडियल तो ये प्रोजेक्ट और ये होता है जिसमें वो चीजें आपको मिल जाएं। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है कि जो उसके जो अपने डिफॉल्ट डैशबोर्ड्स बने हैं वो अच्छे हैं और उसमें चीजें समझ में आ सकती है, जैसे प्रेस्टो का हमने एक दफा देखा था, तो ठीक है वो भी चल जाएगा। लेकिन बेहतर है कि आप अपना एक पाइपलाइन देखें, आपको पूरी ईटीएल पाइपलाइन बनानी है, एक बिग डेटा प्रोसेसिंग की पाइपलाइंस बनानी है, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ कि द गोल ऑफ ईच प्रोजेक्ट इज टू इम्प्लीमेंट बिग डेटा पाइपलाइन, ठीक है। ये मेन चीज है कि जो आपको चीजें समझनी। बहरहाल तो इसके अंदर मैप रिड्यूस में कुछ चीजें उसके मसलन मैक्सिमम कंप्यूट करना है, कोई फॉर्मूला लगा, जैसे फॉर एग्जांपल उसका फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस का कोई फॉर्मूला है, इस तरह के कोई फॉर्मूलाज क्रिएट करके मैंने वो मैप रिड्यूस के थ्रू प्रोसेस करवाने। तो मैप रिड्यूस के थोड़ा सा 3-4 कॉन्क्रीट एग्जांपल्स हो जाए, 5 कॉन्क्रीट एग्जांपल्स हो आपके डेटा के ऊपर, जो कि आप फिर इस HDFS के थ्रू करके दिखाएं, जार फाइल में बना लें जैसा भी है, और उसको आप खुद क्रिएट करके वो आप उसको लिखें। पाइथन में भी आप मैप रिड्यूस कोड लिख सकते हैं, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ये भी इतना काम मुश्किल नहीं है। जब डेटा फीड आपके सामने आ जाएगी ना तो ये सारे काम आपके लिए इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे, ठीक है। और आखिरी जो है ना, ये इसमें आपको, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बोनस प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बोनस आपको अच्छा मिलेगा। इसमें आपको लैम्डा आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करना है, और लैम्डा आर्किटेक्चर का बेसिकली मतलब ये है कि आपके पास एक रियल टाइम रिक्वायरमेंट होगी और एक रिक्वायरमेंट आपके पास बैच लेवल की होगी, और आपस में सर्विंग लेयर होगी। अब ये कदरे मुश्किल काम है कि लेयर को आप कंपोज फाइल में, लेयर का क्या मतलब होगा? अगर आप कहते हैं कि एक सर्विस मेरी एक लेयर है तो आप कर सकते हैं, अगर 2 सर्विस एक लेयर है तो वो भी एनविजन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेटली नेटवर्किंग का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। नेटवर्किंग इज एसेंशियल। और सिमिलरली मल्टी नोड ओवर डॉकर नेटवर्क में कर देता हूँ, ठीक है। इज अ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी नेटवर्क एसेंशियल, ये आपका एक बहुत बड़ा बोनस प्रोजेक्ट है, जिसमें अगर आपने एक अच्छा तरीके से काम करके दिखा दिया कि देखें, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल, कीप इट कॉम्पैक्ट, लेकिन कीप इट कॉन्क्रीट। चीजों को, बहुत सारे छोटे छोटे काम फैला दिए, कोई भी चीज नहीं चल रही, 3-4 कॉन्क्रीट काम किए, सब चीजें चल रही हैं, ये माइंडसेट रखना है, ठीक है। इस तरह का माइंडसेट रखेंगे ना कि मुझे सबसे कम लेवल के ऊपर लाके प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कौन से कंटेनर चलाएं। पहले आप एक लेयर में एक कंटेनर चलाएं, दूसरी लेयर में दूसरा कंटेनर चलाएं, उनको आपस में कम्युनिकेट करके किसी डैशबोर्ड पर रिजल्ट दिखाएं, ये पहली चीज है। उसके अलावा फिर आप कहते हैं नहीं यार अब मैंने डेटा मोंगो में डालना है, तो पहली लेयर में मोंगो कंटेनर ऐड कर दें, उनको आपस में कम्युनिकेट करवा दें, इस तरह चीजों को बढ़ाना शुरू करें, ठीक है। अब इसका यूज केस क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, वो फिर आप मुझसे पर्सनली मीटिंग करते रहें, डिस्कस करते रहें, आके तो चीजें आपके आगे डिस्कशन आपको प्रॉब्ली करनी पड़ेगी। मेरा जहन यही है, आप जितना मुझसे आगे डिस्कस करेंगे उतना ही आपका प्रॉब्लम डेवलप होगा। सही है, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, आपके एग्जाम खत्म कब हो रहे हैं? 16 मई को आखिरी पेपर है, तो ठीक है। मैं 12 मई को तो शुरू हो रहे हैं, 20th को है, 20th में, तो ठीक है 3 जून, क्योंकि मेरे ख्याल में 15 दिन तो मिलते हैं पेपर चेकिंग के ना, ऐसे ही है ना। तो 3 जून बहुत टाइम है, महीने से भी ज्यादा पड़ा हुआ है भाई, तकरीबन 1.25 महीना है। लेकिन अब इसकी जो आउटपुट रिक्वायर्ड है वो जरा प्लीज आप जरा देख लीजिएगा। आउटपुट पे
आउटपुट के ऊपर जो चीजें चाहिए वो ये चाहिए कि आपका वर्ड एंड पीडीएफ consisting of all the instructions, ठीक है, with needed snapshots to help with needed snapshots for better understanding. मैं ये नहीं कहता कि आप हर कमांड का स्नैपशॉट डालना शुरू कर दें कि डॉकर पीएस का भी डाल रहे हैं उसका भी डाल रहे हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप डाल सकते हैं, मैं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए जो ज्यादा जरूरी चीज ये है कि वो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए पूरी चीज, दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि मुझे उसी तरह ही कॉन्फिडेंस मिलेगा कि किस तरह से आपने किया है, अंदर से किस तरह वो कनेक्शंस हुए हैं। और बेसिकली फिर डॉकर कंपोज फाइल, डॉकर कंपोज एंड ऑल रिलेटेड फाइल्स, ठीक है, और वीडियो तकरीबन 5 मिनट एक्सप्लेनिंग द प्रोजेक्ट। ये वीडियो आपकी डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पे चली जाएगी, और किसी का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हुआ तो फिर उसका लिंक्डइन पे सब वो आ जाएगा भी ये प्रोजेक्ट है। और रेटेड सोर्स फाइल, बल्कि सारी सोर्स फाइल्स आप देंगे, क्योंकि मेरा गिटहब अकाउंट है तो मैं गिटहब पे सारी चीजें डाल देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस अच्छी होती है वो सारा कोड गिटहब पे चला जाता है, कोई मजाक नहीं है, तो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है सारी, ठीक है। तो ये आप जो है ना गिटहब के ऊपर ऑलरेडी सोर्स फाइल्स कर दें, डॉकर कंपोज फाइल हो गई, इंस्ट्रक्शंस हो गई, डेटा हो गया, डेटा फीड्स हो गई सारी जो आपने बनाया, कोड वगैरह जितना भी है, डेटा फीड्स एंड पाइथन कोड। ये हो गया, मतलब मैं बेसिकली करूंगा ये कि मैं हर प्रोजेक्ट को अपने पीसी पे कंपोज फाइल के थ्रू चलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बाकी अगर आपने बीच में पाइथन वगैरह इस्तेमाल किया तो उसकी इंस्ट्रक्शंस आपको डालनी होंगी। मेरे पास भी पाइथन है, तो आपका कोड मैं उस पर खोलूंगा, मेरे पास अगर वो चीजें एपीआईज नहीं है, कौन सी एपीआईज आपने इस्तेमाल की हैं, डॉकर को ऑलरेडी सोर्स फाइल, एपीआईज यूज्ड विद वर्जन्स, ये सारी आपने चीजें बतानी ताकि मैं उसको रेप्लिकेट, अगर आपने कोई डैशबोर्ड बनाया है, ठीक है। अलगर्ज ये कि जो पहली जो चीज है ना ये है मेन चीज, वर्ड और पीडीएफ। पीडीएफ मैं रिव्यू करूंगा, वर्ड फिर मेरे अपने रिकॉर्ड में रहेगी, बहुत सारी चीजें आपकी ऑनलाइन भी चली जाएंगी, ठीक है। और इसके अंदर वो ये है, तो इसमें मैंने बता दिया कि पहले आप वो डेटा लिखेंगे, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएंगे, फिर डेटा फीड्स हो गई, डेटा फीड्स हो गई, और जो डेटा की फाइल्स हो गई, पाइथन कोड वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। सोर्स डॉकर फाइल्स हो गई हैं जैसा भी है, ठीक है, सही है जी। ये बेसिकली आपका जो है ना प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कोई आपके से, क्योंकि रेडिस मेरे जेहन में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि रेडिस जिसने करना है वो प्रोजेक्ट 7 कर ले, रेडिस डाल ले उसके अंदर, ठीक है, या किसी और प्रोजेक्ट के अंदर भी आप रेडिस इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडिस हमने कर लिया, आपने सब चीजें उस पर ट्राई कर ली है, मोंगो आप लोगों ने बहुत तफसीली प्रोजेक्ट कर लिए, अब मुझे उसकी तुक समझ नहीं आ रही दोबारा से प्रोजेक्ट बनाने की। अब उसका मतलब पता है, आप जिसने जो ज्यादा अच्छा काम करना चाहता है वो बोनस है, वो लैम्डा है, लैम्डा में आपकी सही इसमें हर प्रोजेक्ट में आपकी लर्निंग होगी। सबसे मक्खन प्रोजेक्ट जो है ना प्रोजेक्ट 6 है, सही है। तो इसके फिर नंबर भी फिर उस हिसाब से ही मक्खन ही होंगे, ठीक है। बाकियों के प्रोजेक्ट नंबर पत्थर के माने होंगे, यहाँ पे मक्खन मिलेगा, वहां आपको पत्थर मिलेंगे। वैसे मक्खन तो खाने की चीज होती है, पत्थर को तो खानी जरूरत है। तो ये है मेरे नजदीक, तो ना ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये प्रोजेक्ट 1 2 3, ये प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, और 4 5 भी जबरदस्त हैं, इसमें भी आपका अच्छी खासी हैंड, ये सारी चीजें भी हमारे यूज हो रही। अगर आप चाहते हैं कोई और चीज ऐड करना तो आप बता दें, इफ यू फील के आई वी शुड ऐड समथिंग एल्स तो आप बता दें। हाँ, कोई और प्रोजेक्ट आपके जहन में आता है, डेटा लेक का डाल दें प्रोजेक्ट एक, लेकिन उसके अंदर बेसिकली हडूप पे सारा काम होगा। डेटा लेक आपको अपाची हुडी डेटा लेक इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, उसके अंदर आप हडूप इंप्लीमेंट करके सारा डेटा हडूप पे डाल देंगे और बस खत्म। तो वो पता नहीं कितना कॉन्क्रीट काम होता है, अभी उसको रहने ही दें, ठीक है। तो जो बंदा जो है इसको ब्रिज नेटवर्किंग के थ्रू जाएगा, अपने एच बेस को, हाइव को, मैप रिड्यूस को नेटवर्क पे डालेगा, तो उसको
5% तो मैं नहीं कहता, लेट्स से कि 3% कह लेंगे, 5% जरा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बोनस तो है, ये बोनस उस 3% के अलावा होगा, तो नेटवर्किंग तो यहाँ जरूरी है। तो ये इसको देख लें आप, उसकी वेटेज कम से कम जो है ना वो आप कह लें कि होगी, खासी होगी, 35 तक तो होगी, 35-40 तक जाएगी ये, तो इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। ठीक है, ठीक है जी, मैं फिर आपसे शेयर कर देता हूँ, तमाम बच्चे मुझे ईमेल कर दें, ये मैं अभी LMS पे भी डाल देता हूँ कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना है, एंड गो फॉर बेटर प्रोजेक्ट्स बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम। और 3 जून से आगे नहीं जाएगा क्योंकि 5 जून को तो मुझे डेटा सारा वो डालना होता है। लेकिन डेमो कब हो गया, ये डेमो का दिन है फिर आपका, 3 जून इज योर डेमो डे, 3 and 4 जून डेमो तो देना होगा ना, या फिर सबमिट करा देंगे? हाँ चलिए, इसको मैं कर देता हूँ, वीडियो में डेमो हो जाएगा, वैसे वीडियो में डेमो हो जाएगा, बाकी मुझे कोई पूछना था फोन करके पूछ लूंगा, ये किया है मैंने काम और इससे पकड़ा भी है मैंने बच्चों को, ऐसा नहीं है, आप ऐसा ना समझिएगा कि ग्रुप मैंने इसलिए बनाया था, एक वजह ये भी थी। ठीक है, अच्छा अभी बस आखिर में एक छोटी सी चीज, अभी हिम्मत है थोड़ा सा पढ़ाई करने की? ये मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि अब जो मॉडल आ रहा है ना वो है बेसिकली, ये 2018 या 19 में ये मॉडल आया था, दिस इज कॉल्ड दी जीटा आर्किटेक्चर। ठीक है, और इसमें उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि in any big data scenario we have 5 things: enterprise application, solution architecture, computation engine, distributed file system, real time data storage, and then the container system। 6 चीजें हैं। ठीक है, किसी भी बिग डेटा की एप्लीकेशन में ये हमारे पास इनमें से 2 या 3 या 4 या 5 या 6 चीजें होती हैं। ठीक है, अब उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया ना वो ये दिया है कि हर चीज का टेक्नोलॉजी स्टैक आप डिटरमिन कर लें, मसलन कंटेनर इस्तेमाल करना ही करना है, डॉकर ले हैं या मैसोस कंटेनर, ये भी डॉकर की इंप्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, रियल टाइम डेटा स्टोरेज में ऑब्वियसली मोंगो भी हो सकता है, HBase भी हो सकता है, हडूप भी हो सकता है, HDFS हो सकता है। मतलब आप वो कह रहे हैं कि आप इस हिसाब से चीजों को ना प्लग एंड प्ले बना लें। अगर डॉकर में है तो प्लग एंड प्ले आजमे, क्योंकि अब एक लैम्डा आर्किटेक्चर की मैं कंपोज फाइल बना सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ मैंने मल्टीपल लैम्डा आर्किटेक्चर्स डिटरमिन करने हैं तो मैं मल्टीपल कंपोज फाइल बना लूँ, प्लग एंड प्ले हो गया सब कुछ। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम तो अगर मैं अमेजोन पे जा रहा हूँ तो S3 है वरना HDFS बाय डिफॉल्ट है। कंप्यूट इंजन, क्या मैंने मैपरेड्यूस यूज करना है, स्पार्क यूज करना है? अब ये उन्होंने बेसिकली उसको प्लग एंड प्ले बना दिया। क्या आप प्लग एंड प्ले के परस्पेक्टिव से सोचें, सोल्यूशन आर्किटेक्चर लैम्डा लेके जाना है, मशीन लर्निंग करनी है, बिलिंग करनी है, और एंटरप्राइज एप्लीकेशन में वेब सर्वर इस्तेमाल करना है कि नहीं, ये एग्जैक्टली जितने प्रोजेक्ट्स हैं मैंने आपको इसी चीज के ऊपर लगाए हैं। देखिए, जितने प्रोजेक्ट डेफिनेशन है वो सारा इन चीजों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, यही चीजें आ रही है ना सबकी। तो हर प्रोजेक्ट इसके अंदर से मुख्तलिफ चीजें, डॉकर तो हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, कोई HDFS यूज कर रहा है, कोई HBase इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है। तो दिस इज द पर्सपेक्टिव नाउ ऑफ द जीटा आर्किटेक्चर, दिस इज द पर्सपेक्टिव नाउ ऑफ द जीटा आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये मैं आपको एक फाइल बना के ना उसमें एज ए लेक्चर डाल दूंगा ताकि आपको तैयारी करने के लिए आसानी हो। तो आई थिंक वी कैन स्टॉप नाउ क्योंकि रमजान भी है।